हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक ऑन अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल। तो आप सभी प्यारे बच्चों का राघवेंद्र सर के इस लाइव सेशन में स्वागत है। एनसीईआरटी सब्जेक्टिव एक्सप्रेस के बाद आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए केस बेस्ड एक्सप्रेस। जी हां, आपने ऑब्जेक्टिव एक्सप्रेस में बेहतरीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, फिर सब्जेक्टिव एक्सप्रेस में सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। अब आप ही की डिमांड पर केस बेस्ड एक्सप्रेस लाया हूं, जिसमें मैं आपको बहुत प्यारे अच्छे क्वेश्चन जो केस बेस्ड के हैं वो प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे आपका केस बेस्ड का डर भी निकल जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व करना भी आ जाएगा। देखो बेटा, कंसेप्ट वही होता है, उसी को चाहे केस बेस्ड पूछ ले, चाहे ऑब्जेक्टिव पूछ ले, चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाकर एग्जामिनर पूछता है। तो डरने का नहीं, आओ मिलकर केस बेस्ड एग्जाम क्वेश्चन को फोड़ते हैं। तो जल्दी से कनेक्ट हो जाओ। गुड इवनिंग आमिर, कुमकुम, निकिता, अंजलि, सभी बच्चों का स्वागत है। बहुत बढ़िया। सौरभ हेलो बेटा, वैभव ठाकुर हेलो, कैसे हो आप लोग? बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं होमवर्क कराऊंगा, ठीक है। मोहम्मद अजहर गुड इवनिंग बेटा। सबसे पहले मैं होमवर्क कराऊंगा और होमवर्क के बाद फिर हम केस बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जल्दी से कनेक्ट हो जाओ। तो होमवर्क पे आते हैं। अगर होमवर्क की बात करें तो ये मैंने होमवर्क आपको दिया था सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, है ना। लास्ट टाइम सैटरडे को जो सेशन हुआ था उसमें मैंने आपको ये होमवर्क दिया था। तो मुझे आपके होमवर्क का आंसर चाहिए जो मैंने आपको दिया था। क्वेश्चन को आइए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होमवर्क का क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम दिया था। ऑन एडिंग ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर इन 3 कलरलेस सॉल्यूशंस एक्स वाई जेड। आपको 3 सोल्यूशन दिए गए एक्स वाई जेड। श्रेष्ठ सिन्हा, मैं आपका डाउट जो आपने भेजा है उसका डाउट मैं सेंड कर दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। क्लियर? बिल्कुल। तो 3 आपके पास सोल्यूशन है जो कलरलेस है और तीनों पे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर के कुछ ड्रॉप्स ऐड करते हैं। क्या होता है? तो ऑब्जर्व ये हुआ कि जो एक्स का है वो कलरलेस से ग्रीन हो जाता है, वाई का कलर चेंज होकर रेड हो जाता है और जेड का कलर ब्लू हो जाता है। तो इस बेसिस पे आपको ये बताना था कि अरेंज एक्स वाई जेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पीएच वैल्यू। और बी पार्ट था विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अगर मैं यहां बी पार्ट लिख दूं तो ये आपका बी पार्ट हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग 3xyz विल चेंज द कलर ऑफ द फेनोल्फथालीन वाई। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करता है? कलर चेंज कर देता है और कलर चेंज से आपको आइडेंटिफाई करने में मदद आता है कि कोई सोल्यूशन एसिड है कि बेस है कि न्यूट्रल है। बात समझ में आई? तो यूनिवर्सल इंडिकेटर के लिए आपको वो पीएच पेपर का डायग्राम एनसीईआरटी का याद होना चाहिए, जिसमें अलग अलग कलर अलग अलग पीएच की वैल्यू को इंडिकेट करता है। तो क्या आप उस डायग्राम को रिकॉल कर पा रहे हैं? बताइए, क्या उस डायग्राम को रिकॉल कर पा रहे हैं? तो ये वो डायग्राम है, ये पीएच पेपर है जो यूनिवर्सल इंडिकेटर की तरह काम कर रहा है और ये अलग अलग कलर पे अलग अलग पीएच की वैल्यू बता रहा है। देखिए, एकदम डार्क रेड होगा तो पीएच आपका 1 से आसपास होगा, येलो ऑरेंज होगा तो पीएच 2 के आसपास होगा, ठीक है। ज्यादा येलो होगा तो 4 के पास होगा, ग्रीनिश येलो तो 4-5 के पास, एकदम ग्रीन है तो न्यूट्रल है, और जैसे जैसे ब्लूइश हो रहा है ये बेसिक हो जा रहा है। बात समझ में आई? तो कलर से आपको पीएच का पता चल रहा है, कलर से पीएच का पता चल रहा है। अब एक्स वाई जेड में जब हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐड किया था तो एक्स का कलर क्या हो गया था? ग्रीन। तो अब एक्स का कलर ग्रीन हो गया तो इसका मतलब हम एक्स का पीएच कितना मान सकते हैं? एक्स को मान सकते हैं ना न्यूट्रल, और उसका पीएच क्या ले सकते हैं? 7। एग्री करते हैं कि नहीं आप? बिल्कुल एग्री करते हैं सर। फिर वाई का जो कलर था वो क्या हो गया? वाई का कलर रेड हो गया। रेड क्या बता रहा है? रेड ये बता रहा है कि वाई आपका एसिडिक नेचर का है, ठीक है, इसका पीएच लेस देन 7 होगा। क्लियर? अब जो जेड है उसका कलर क्या हो गया? ब्लू। तो ब्लू मतलब बेसिक। ये थोड़ा सा याद कर लो बच्चों, अगर याद रहेगा तो बोर्ड एग्जाम में हेल्प मिलेगी। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो थोड़ा याद रहेगा तो आसानी से आंसर दे सकते हो। अब जेड है तो जेड का कलर ब्लू हो गया तो इसका मतलब जेड क्या होगा? बेसिक। और बेसिक होने पर उसका जो पीएच होगा
वो मोर देन 7 होगा। अब आपको पहला पार्ट क्या बोला था, एक्स वाई जेड को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पीएच वैल्यू में अरेंज करो। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कम से ज्यादा। तो सबसे कम पीएच किसका होगा, जो एसिडिक है, सबसे कम पीएच जो एसिडिक है। तो पहले पार्ट का आंसर मैं लिख रहा हूं, कौन है एसिडिक, वाई, तो सबसे कम पीएच इसका। फिर इससे ज्यादा पीएच जो न्यूट्रल होगा यानी एक्स का, और इससे ज्यादा पीएच किसका, जेड का, क्योंकि ये बेसिक है, पीएच ज्यादा होगा। डन, पहले पार्ट का आंसर हो गया। सही है, सही है कि नहीं, बिल्कुल। अब विच वन ऑफ द 3xyz विल चेंज द कलर ऑफ फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन कलरलेस होता है, एसिड में भी कलरलेस होता है, न्यूट्रल में भी कलरलेस रहेगा, लेकिन फिनोप्थिलीन में बेसिक सोल्यूशन डालने पर या बेसिक में फिनोप्थिलीन डालने पर फिनोप्थिलीन जो कलर है वो पिंक हो जाता है। तो बेसिक कौन है, बेसिक आपका जेड है। तो बी का आंसर क्या होगा, जेड। ऑन एडिंग जेड इन फिनोप्थिलीन, बात समझ में आई, फिनोप्थिलीन में जेड डालने पर जो कि बेसिक है, इट्स कलर चेंजेस टू पिंक, इट्स कलर चेंजेस टू पिंक। फिनोप्थिलीन का कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। तो आंसर होगा जेड। क्लियर, बहुत बढ़िया। लकी गुप्ता कैसे हो, साहित्य समझ में आया, हाँ बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लीजिए, होमवर्क दिया था ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग नेक्स्ट पार्ट का आंसर दीजिए। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, आपको सर्किट डायग्राम दिया है। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इस एक्सप्रेस की सीरीज में आपको सब कुछ मिलेगा जो आपकी नीड है। आपको सैंपल पेपर के क्वेश्चन मिलेंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, आपको क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन मिलेंगे, आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन मिलेंगे, यानी सब कुछ मिलेगा, निचोड़ है ये। तो मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा और आग्रह करूंगा, छोटी सी सिफारिश है कि एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और अब केस बेस्ड एक्सप्रेस के हर एक वीडियो को जरूर देख कर जाए, है ना। चलो, तो इस क्वेश्चन में इस जो डायग्राम है इसके आपको बेसिस पे 3 क्वेश्चन पूछा है। तो पहला क्वेश्चन आइए सॉल्व करते हैं। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स। तो ये जो रेजिस्टर्स है इनका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो ये 4 और 2 सीरीज में 6, और ये 3 और 3 सीरीज में 6, और 6 और 6 कितना हो जाएगा, 6 और 6 पैरेलल, और पैरेलल में आपका आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 3 ओम। एग्री करते हो कि नहीं। मनोज सिंह कैसे हो बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ सौरभ कुमार आपका आंसर सही है, साहित्य आपका भी आंसर सही है। डन, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन में बी पार्ट क्या पूछा है, करंट थ्रू एमीटर ए। तो एमीटर ए से करंट कैसे जाएगा, कितना जाएगा, ये करंट जा रहा है ना एमीटर से, तो एमीटर में जो करंट जा रहा है वो तो टोटल करंट है, तो ओम्स लॉ से निकालना पड़ेगा। तो लगा ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। अब क्वेश्चन उठता है V की वैल्यू क्या रखोगे, तो पोटेंशियल की वैल्यू दिया है 6 वोल्ट, I निकालना है, R क्या रखोगे, तो पूरे सर्किट का R रखोगे ना, टोटल रेजिस्टेंस, और टोटल रेजिस्टेंस आपने निकाला है 3 ओम, तो I आपका कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, यानी कि आपका 2 एम्पियर। ये रहा आपका बी पार्ट का आंसर, है ना। ए पार्ट भी सॉल्व कर लिया, बी पार्ट भी सॉल्व कर लिया, ऐसे सॉल्व करना है, बहुत बढ़िया। सी पार्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर, 4 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ये प्यारा क्वेश्चन है। मैं तो इस पे क्या करूंगा, मैं तो बोली लगाऊंगा, बेटिंग करूंगा। जी हां, पढ़ाई में भी बेटिंग शर्त लग रही है। चलो इसका आंसर देखते हैं कौन कौन बच्चा बता पाता है। इस समय जितने बच्चे लाइव हैं सभी बच्चों से ये जो सी पार्ट है ये सॉल्व करने को मैंने कह दिया है। बताओ इसका आंसर।
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर। तो 4 ओम रेजिस्टर यही है ना, तो इसके अक्रॉस मतलब इन दो पॉइंट्स के बीच में, तो ये 4 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताना है। कैसे पता करोगे? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और बहुत बढ़िया, मेरा तो आंसर आ गया। बेटा जो बच्चे 6 बोल रहे हैं, जो बच्चे 6 बोल रहे हैं, सही है कि गलत बताओ, इसी पे चलो डिस्कशन हो जाए। 6 वोल्ट जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। सर आप कहोगे अरे सर ये तो पैरेलल में है, तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। अरे बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाते तो समझ में आ जाता क्या कि अगर 6 वोल्ट यहां है तो पूरे इसके क्रॉस में 6 वोल्ट होगा, है ना। 4 और 2 दोनों के क्रॉस, यहां भी 6 यहां भी 6, लेकिन आपसे केवल 4 ओम के क्रॉस रेजिस्टेंस पूछा है। पोटेंशियल डिफरेंस केवल 4 ओम के क्रॉस पूछा है, तो आप 6 कैसे कह सकते हो? 6 आंसर नहीं है। हाँ ये कहता कि 4 और 2 इन दोनों के अक्रॉस दो एंड पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो जो 6 होगा वही यहां होता 6, लेकिन केवल इतने दूर का पूछ रहा है, 6 नहीं होगा। तो कैसे निकालेंगे मैं बता रहा हूं। आप पहले यह पता करो कि इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, आई, और फिर उस आई की वैल्यू को आर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको वी पता चल जाएगा, है ना। अब मैं इस सर्किट को दोबारा ड्रॉ करता हूं, इस सर्किट को दोबारा ड्रॉ करता हूं, सी पार्ट क्लियर। अब सर्किट में क्या था, यहां आपका, एक मिनट सर्किट को ध्यान से देख लेते हैं, 4233, ठीक है 4233। आ जाओ बच्चों, ये हो गया 4, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 3, ठीक है। 6 वोल्ट का यहां बैटरी लगी है और यहां एम मीटर लगा है, क्लियर। अब आप ही ने अभी निकाला कि करंट कितना जा रहा है, बताओ बैटरी से कितना करंट निकल रहा है, 2 एम्पियर। अभी आप ही ने सॉल्व किया ना, 2 एम्पियर जा रहा है, तो यहां से निकला 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। अब आपको क्या लगता है कि जब 2 एम्पियर यहां पहुंचेगा तो करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड नहीं होगा करंट? बिल्कुल डिवाइड होगा, क्योंकि दो रास्ते, तो सारा करंट एक ही रास्ते से थोड़ी गुजरेगा। अब दोनों का आपने पता है, दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो उसका भी 6 इसका भी 6 कंबाइन करके अगर मैं निकालूं, इन दोनों का कंबाइन कर दूं तो 6 आएगा, इसका भी 6 है इसका भी 6 है। तो रेजिस्टेंस क्योंकि बराबर है तो करंट आधे आधे रेशियो में डिवाइड होगा कि नहीं? हाँ सर होगा। तो आधा आधा मतलब 2 का आधा, 1 एम्पियर यहां जाएगा, 1 एम्पियर इधर यहां जाएगा, डन। अब इसके क्रॉस आपको निकालना था, तो रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम और करंट कितना है 1 एम्पियर, तो करंट हो गया 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस हो गया आपका 4 ओम, तो पोटेंशियल अक्रॉस 4 ओम कितना हो गया 4 वोल्ट। ये रहा आपका आंसर, सी पार्ट। सर सैंपल पेपर लगाने में 5-6 नंबर का गलत हो जाता है, क्या करे? कोई बात नहीं बेटा, उन गलतियों को देखो कहां आप गलती कर रहे हो, तो बस उन गलतियों को देखो, अगली बार रिपीट नहीं होगी। डन, बात समझ में आई? यहां करंट डिवाइड हो जाएगा क्योंकि दो रास्ते। अब दो में से ऊपर कितना जाएगा नीचे कितना जाएगा, मैंने आधा आधा क्यों डिवाइड किया, क्योंकि देखो 4 2 6 और 3 और 3 6, ऊपर भी 6 ओम का रेजिस्टेंस, नीचे भी 6 ओम का रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का रेशियो बराबर है तो करंट भी बराबर रेशियो में डिवाइड होगा। करंट रेजिस्टेंस का रेशियो कितना है 1:1, 1:1 का मतलब आधा इसमें आधा इसमें, तो करंट भी आधा आधा हो जाएगा। डन।
सब प्री बोर्ड आ रहा है, बहुत बढ़िया। प्री बोर्ड आ रहा है तो आने दीजिए, आप डरते हैं क्या? आदर्श कह रहे हैं सर आप कौन कौन सा सीरीज करवाए हैं बता दीजिए। एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव सीरीज कराया है मैंने, एनसीईआरटी सब्जेक्टिव कराया है। ऑब्जेक्टिव में 12 पार्ट हैं, सब्जेक्टिव में 9 पार्ट हैं, और आज मैं केस बेस करा रहा हूं। ठीक है, ये तो होमवर्क का क्वेश्चन था। ठीक है, डन, बात समझ में आ गई? सर आई गॉट 70 आउट ऑफ 80 इन साइंस। ठीक है रविशंकर, कोई बात नहीं, 10 मार्क्स कहां कटे उसको एनालाइज करो और उस पर मेहनत करो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो अब आज स्टार्ट हो रहा है केस बेस्ड। पिछले क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? बहुत प्यारा क्वेश्चन था। वीडियो को एक बार फिर से पीछे करके देख लेना अगर दिक्कत आए तो। अब ये पहला केस बेस्ड है, पढ़ो और फिर हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एनसीईआरटी केस बेस्ड एक्सप्रेस अब ऑफिशियली तरीके से स्टार्ट हो रही है, पढ़ो। धैर्य चाहिए। सर किस कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है? पैरेलल में, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो आप कह रहे हो सर ये 4 ओम तो पैरेलल में है तो 6 यहां भी होना चाहिए। अरे बेटा यहां से यहां तक का पूरा 6 होगा ना, क्योंकि ये पूरा इस पूरे के साथ पैरेलल में है ना। ये पूरी एक ब्रांच है, ये पूरी एक ब्रांच है, तो इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस 6 वोल्ट, इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस 6 वोल्ट, लेकिन केवल पोटेंशियल 4 ओम के क्रॉस पूछा था, तो वो 6 कैसे होगा? 6 यहां से यहां तक होगा, यहां से यहां तक होगा, यहां भी 6, यहां भी 6, क्योंकि पोटेंशियल में पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, लेकिन केवल अक्रॉस 4 ओम पूछा था। ठीक है, तो हमको ओम्स लॉ लगाना पड़ा। उसके लिए पहले करंट निकाला हमने, उस करंट को उस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया जिसके क्रॉस पोटेंशियल निकालना था, फिर हमारा वी आया। डन, चलो। रेजिस्टेंस का रेशियो अलग हुआ तो आपको पता है कि जो करंट होता है वो रेजिस्टेंस के इनवर्स होता है। तो अगर रेजिस्टेंस का रेशियो 3:4 है तो करंट किस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा? उसके उल्टा, यानी 4:3 रेशियो में। तो रेजिस्टेंस का रेशियो निकाल लेना, उसके उल्टे रेशियो में करंट को डिवाइड कर देना। तो अगर रेजिस्टेंस का रेशियो 3:4 है तो करंट किस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा? 4:3। अभी इस वाले केस में क्या था? 1:1 था, तो इसका उल्टा भी 1:1 आएगा। ये चीज है। बात क्लियर हुई? बहुत प्यारी चीज मैंने बताई है। 1 फरवरी को सर मेरा सेकंड प्री बोर्ड है। गुनगुन चौधरी बेस्ट ऑफ लक। पढ़ लिया? हट जाता हूं मैं, पढ़ लिया? 2 मिनट और दे रहा हूं, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। आयुष कुमार नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन तो आया नहीं, अभी तो पैराग्राफ है। अब केस बेस को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है? पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ लो ध्यान से। पैराग्राफ पढ़ने के बाद इतना तो समझ में आ जाना चाहिए कि पैराग्राफ किस कंसेप्ट के ऊपर लिखा है। अब सभी बच्चे, जितने बच्चों ने पढ़ लिया है, लाइव चैट में कमेंट करेंगे, तब मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा। गौरव जी सर मेरा नाम ले लीजिए। ले लिया बेटा? आयुष सिन्हा लाइट के इतने न्यूमेरिकल कराए बेटा सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव में? बताओ, पढ़ लिया? डन डन, बहुत बढ़िया। ठीक है, वैसे भी आप लोग बच्चे ज्यादा पढ़ने में मतलब सोचते हैं कि जल्दी जल्दी पढ़ लिया जाए। ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ लिया, बहुत बढ़िया। पहला क्वेश्चन, राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। बताओ 2 प्रॉपर्टी क्या है? बहुत इजी है, मैंने आपको कई बार पढ़ा दिया है कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज और आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज। मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में आप आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पढ़ते हो और कार्बोनेट्स कंपाउंड में आप कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ते हो। क्या होगा आंसर बताइए? सर मेरा प्री बोर्ड 4 फरवरी से है, स्कूल वाले पागल हो गए। 4 फरवरी से इतना लेट क्यों रखा है? ये तो गलत बात है। बोर्ड एग्जाम के लिए कम से कम मतलब 1 महीना पहले तो प्री बोर्ड खत्म हो जाने चाहिए ताकि सेल्फ स्टडी का समय मिले। कैटिनेशन नहीं लिखना है कार्बन कंपाउंड्स का। वो कैटिनेशन कब लिखना है? बच्चे यही गलत करते हैं। कैटिनेशन तब लिखना है जब ये पूछा जाए कि कार्बन कंपाउंड बहुत सारे होते हैं, कार्बन मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता है, क्यों, तब रीजन में कैटिनेशन लिखना है।
और आप लोग अभी लिख रहे हो। कार्बन की प्रॉपर्टी है ना टेट्रावैलेंसी, कार्बन की प्रॉपर्टी है ना कैटिनेशन। यहां कार्बन थोड़ी है, कार्बन का कंपाउंड है। तो आप लोग ये बेसिक गलती क्यों कर रहे हो? अब देखो गलती पकड़ में आ गई, गलत मत करना। देखो बहुत सिंपल है, एनसीईआरटी में टेबल दिया हुआ है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का, चैप्टर नंबर 4 कार्बन कंपाउंड्स में। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कार्बन कंपाउंड्स के अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा नहीं होते। तो पहली प्रॉपर्टी यही, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जी हाँ, बच्चे कुछ और लिख रहे हैं, कैटिनेशन लिख कर आ रहे हैं, और घर में सोचेंगे हाँ मैंने तो सही लिखा है, लेकिन एग्जामिनर उसको काट देगा, नंबर कम मिलेगा। फिर आप सोचते हो नंबर कटे कहां? तो क्वेश्चन का आंसर कुछ और लिखोगे तो नंबर कैसे मिलेंगे? तो एक तो है कि कार्बन कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, और दूसरा कार्बन कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि यहां कोई चार्ज होता ही नहीं है, ना कैटायन होता है ना एनायन होता है। तो जब चार्ज नहीं तो करंट को कौन कैरी करेगा? तो ये आपको दो प्रॉपर्टी लिखनी थी। लक्की गुप्ता कह रहे हैं सर हमने अभी वही गलती की थी। तो बेटा यही तो गलतियां पकड़नी है। देखो आपको आता आपको ये भी पता है, आपको कैटिनेशन वाला भी आंसर पता है, बस क्या कर रहे हो आप? गलती ये हो रही है कि इस क्वेश्चन का आंसर उस क्वेश्चन में लिख रहे हो और उस क्वेश्चन का आंसर इसमें लिख रहे हो, इंटरचेंज कर दे रहे हो। तो कब कौन सा क्या लिखना है पता तो रखो। यही आपकी गलतियां हैं। आपको आता सब है, बस ये छोटी छोटी गलतियों से नंबर कटवा लेते हो आप। ये नहीं करना है, इसीलिए तो आपको आ रहा है 80 आउट ऑफ 80 का, लेकिन पेपर में नंबर मिले 70, पेपर में नंबर मिले 75, तो नंबर कटे कहां? ऐसी गलतियों से। डन? ठीक है, याद रहेगा ना? तो कार्बन कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। क्यों? क्योंकि लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स के जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपाउंड में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, अब मॉलिक्यूल्स के आपस में बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम होता है, इसीलिए कम टेम्परेचर पे ही वो दूर दूर हो जाते हैं, और फिर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। डन? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कैटिनेशन? अब ये कार्बन की प्रॉपर्टी है। व्हाट इज कैटिनेशन? अभी क्या कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पूछा था, अब कैटिनेशन कार्बन की प्रॉपर्टी है। अब बताओ सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने साल के पढ़े? बेटा आपके लिए मैंने बहुत इजी कर दिया, पिछले 5 साल के क्वेश्चन मैंने अपने बहुत सारे सेशन में कराए हैं, तो आप वहां से पढ़ लो। लास्ट 5 ईयर बहुत है। ठीक है योगेंद्र बघेल? हाँ बिल्कुल, कार्बन दूसरे कार्बन से बहुत प्रेम, बहुत लगाव रखता है ना? वो उसके लिए गाना गाता है कि कभी ना कभी तो मिलोगी। तो एक कार्बन दूसरे कार्बन के लिए गाना गा रहा है, तो दूसरा कार्बन आया और कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, इमोशनल बॉन्ड। और आपको भी पता है इमोशनल बॉन्ड कितना तगड़ा होता है ना? क्लियर? तो बस उसी वजह से कार्बन जुड़ते चले जाता है। ठीक है, कार्बन को हर कार्बन से प्यार है, कार्बन भेदभाव नहीं करता। कार्बन एक कार्बन से जुड़ता है, दूसरा दूसरे से जुड़ता चला जाता है, और एक लंबी सी चेन बनती है। तो कार्बन बॉन्डिंग के बाद दूसरे कार्बन से, दूसरा तीसरे कार्बन से बॉन्डिंग करके चेन बनाता है, और ये चेन बनाने वाली हैबिट, टेंडेंसी, प्रॉपर्टी, यही कैटिनेशन कहलाती है। लिंकिंग प्रॉपर्टी, जुड़ना, एक दूसरे से जुड़ना, है ना? जैसे आपने देखा होगा कि सरकारी ऑफिस के बाहर, चाहे बिजली का ऑफिस हो, बिल जमा करने जा रहे हैं, लंबी लाइन लग रही है। ट्रेन का रिजर्वेशन कराना हो, सीट का, लंबी लाइन। तो चेन है ना, ह्यूमन चेन, उसी तरह कार्बन की चेन। तो ये चेन बनाने वाली प्रॉपर्टी को ही हम क्या कहते हैं? कैटिनेशन कहते हैं। और अगर ये पूछा जाए कि कार्बन मिलियंस ऑफ कंपाउंड क्यों बनाता है, तो उसके 2 रीजन है। उसमें एक रीजन ये है, आपको ये लिखना है कि कार्बन कैटिनेशन की वजह से कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। हाँ गौरव जी कह रहे हैं कार्बन गया डेट पर। हाँ, कार्बन डेटिंग भी होती है, जिससे एज पता करते हैं, फॉसिल्स का, पत्थर का, है ना? अरे डायनासोर इतने साल पहले थे, हमने कैसे पता लगाया? डायनासोर ने आके थोड़ी बताया हमको सपने में, हमने कार्बन डेटिंग से पता किया। बात समझ में आ गई? और एक चीज आपको यह भी पता होना चाहिए कि कैटिनेशन के वजह से
जो कार्बन चेन बनाता है वो चेन स्ट्रेट भी हो सकती है, वो चेन ब्रांच भी हो सकती है, ठीक है, और वो रिंग के फॉर्म में साइक्लिक चेन भी हो सकती है। अब आप लोग जो अल्कीन्स अल्काइन अल्केन अल्कीन अल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला पढ़ते हो ना, वो केवल तभी अप्लाई होता है जब चेन, कार्बन की चेन स्ट्रेट हो, है ना। अल्केन के लिए पढ़ते हो ना CnH2n+2, अल्कीन्स के लिए CnH2n, और अल्काइंस के लिए CnH2n-2। ये तभी अप्लाई होता है जब कार्बन की चेन स्ट्रेट हो, ब्रांच और रिंग के लिए अप्लाई नहीं होता। डन डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। सभी लोग ड्रॉ करो, करो ड्रॉ। कार्बन आशिकी कर रहा है हाँ बिल्कुल सही, कार्बन की आशिकी दूसरे कार्बन से, और ये आशिकी का पता चल गया हम लोगों को, इसीलिए कार्बन फेमस हो गया और हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं। और बोर्ड एग्जाम वाले भी कार्बन को नहीं छोड़ते, बेचारे कार्बन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो कार्बन ना लाइमलाइट में है, कार्बन मीडिया में है, आप इनको छोड़ो मत, पढ़ के जाना। उदित शर्मा बेटा, टॉपर बैच अगर लेना है तो आपको अड्डा 24/7 ऐप इंस्टॉल करना होगा। ऐप में स्कूल K-12 सेगमेंट में जाओगे, फिर वहां क्लास 10 सेलेक्ट करना, टॉपर बैच आपको दिखेगा, उस पर क्लिक करना और कोड लगा देना Y621 जो आपके वीडियो के नीचे चल रहा है, और आप उस कोड लगाकर डिस्काउंट प्राइस पे आप टॉपर बैच एनरोल कर सकते हो। डन डन डन। इथेन बोला था, मीथेन नहीं बोला था। तो इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? 2 कार्बन है, ये होता है इथेन का फॉर्मूला। हाँ, तो अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो कितने कार्बन? 2 कार्बन, हर कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ सर जी, बिल्कुल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो बना दो। बना दिया सर जी। अब कार्बन के साथ क्या जोड़ो? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन? एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। डन। अब क्या करो? शेयरिंग दिखा दो। शेयरिंग दिखाना है, कैसे दिखाओगे? ये देखो, हाइड्रोजन को एक और चाहिए था तो एक अपना, एक कार्बन का ले लिया, 2 हो गए, ये भी 2 हो गए, ये हो गया शेयरिंग। और इस कार्बन को 8 करने हैं तो सबके 2-2 ले लेगा, ये हो गए 8। इस कार्बन को भी 8 करना है तो इसके भी 2-2 मिलके 8 हो गया। बन गया, बन गया। हाँ, इजी क्वेश्चन तो है स्नेहा दैया, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आना चाहिए आपको बनाना। डन डन डन, बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम वन एग्जांपल ईच ऑफ 6 कार्बन साइक्लिक सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आपको 6 कार्बन का एक साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल देना है। गौरव जी कह रहे हैं सर यू आर वेरी क्यूट। ठीक है, मुझे भी पता है, साहित्य ने अभी बताया था, कितने दिनों से साहित्य मुझे क्यूट ही बोल रहा है। तो वो सब छोड़ो, पहले क्वेश्चन करो। सर हाइड्रोजन के लिए क्रॉस दिखाएंगे? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, डॉट दिखा दो। क्या होगा आंसर? बहुत, अरे ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैंने ऐसे थोड़ी ही पूछा है, एनसीईआरटी में दिया एग्जाम्पल। अच्छा ये बताओ, 6 कार्बन का, 6 कार्बन का साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एग्जाम्पल देना था। कौन है? अरे भूल गए क्या? C6H12 साइक्लोहेक्सेन, है ना। और 6 कार्बन का, 6 कार्बन का साइक्लिक अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
ये क्या है आपका बेंजीन C6H6 हो गया एग्जाम्पल। फॉर्मूला स्ट्रक्चर बनाने को कहेंगे तो स्ट्रक्चर भी बना देंगे। पहला स्ट्रक्चर बहुत टफ थोड़ी है। ये रहा 6 कार्बन, ठीक है, सब में 2-2 हाइड्रोजन लगा दो। और बेंजीन का यहां भी 6 कार्बन, हेक्सेन मतलब हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, और यहाँ अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड। जैसे यहां लगा दोगे तो फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, और फिर यहाँ एक कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन है। हो गया, डन। गौरव जी क्या रिपीट करना है, सिंपल तो है। डन। कितना प्यारा क्वेश्चन है। इसी बात पे जरा सेशन को लाइक तो कर दो। 152 बच्चे लाइव दिख रहे हैं, मुझे लाइक्स भी उतने चाहिए, और आप लोग करते हो लाइक, मुझे पता है। तो फटाफट सब फिर से बताइए, क्या बताया गौरव जी, क्या डाउट आ रहा है? ये आपका सैचुरेटेड है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, और ये अनसैचुरेटेड है क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया। हाँ हाँ, आइसोमर में फॉर्मूला सेम हो, ब्रांचिंग हो सकती है, स्ट्रक्चर अलग हो सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है ना प्रीतिश, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम वन कार्बन कंपाउंड अलोंग विथ इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हैविंग फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। तो आपको एग्जांपल देना है और साथ में फॉर्मूला भी बताना है जिसमें ये सारे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। सौरभ कुमार कह रहे हैं सर अब के बाद 3 टाइम्स लाइक कर दें। ठीक है ठीक है, पहले लाइक करोगे फिर अनलाइक करोगे फिर लाइक करोगे, मुझे पता है। ठीक है, फटाफट फटाफट बताइए क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। कभी इस एंगल से आपने क्वेश्चन सोचा है, इमेजिन किया कि आ सकता है? आ सकता है बेटा, कुछ भी पूछ सकता है। फंक्शनल ग्रुप ये होने चाहिए। तो अल्कोहल का तो बहुत आसान है। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप किसमें होता है? इथेनॉल कह सकते हो, मिथेनॉल कह सकते हो। तो मैं यहां लिख देता हूं इथेनॉल, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2H5OH। आप चाहते तो मिथेनॉल लिख सकते थे, आप चाहो तो प्रोपेनॉल लिख दो। क्लियर? कीटोन, कीटोन में क्या लिख सकते हो? बहुत सारे हैं, मतलब प्रोपेनोन लिख सकते हो। प्रोपेनोन, प्रोपेनोन का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, क्लियर? तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका, कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन, C2, H कितने हैं? H6, और ऑक्सीजन कितना है? 1। अल्डिहाइड, अल्डिहाइड में वही इथेनल प्रोपेनल है ना, तो मैं यहां इथेनल लिख देता हूं। मिथेनल भी लिख सकते थे। इथेनल में क्या लिखूंगा? CH3 CHO। ठीक है, और फिर आता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में आप बहुत सारे, प्रोपेनोइक एसिड लिख दो, ब्यूटेनोइक एसिड लिख दो, इथेनोइक एसिड लिख दो। मैं ब्यूटेनोइक एसिड लिख देता हूं। CH3 CH2 CH2 COOH हो गया, डन। ठीक है, यहां मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2H4O, और यहां हो जाएगा आपका 1 2 3 4 C4, H कितने? 3 2 5 6 7, 1 8, और O2। हो गया आंसर। आपके ऊपर है, आप जो पसंद वो लिखो। डन। डन, समझ में आया? कितना प्यारा क्वेश्चन है। हाँ, फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंपाउंड्स का केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करता है, बताता है, और कार्बन की चेन फिजिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करता है। डन, समझ में आ गई बात?
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यस सर। अगला केस बेस्ड करो, पढ़ो। केस बेस्ड 2, दूसरा केस बेस्ड लेकर आया हूं, पढ़ो। लवर भाई साहब को मैंने हाइड कर दिया है। सर सब्जेक्टिव सीरीज खत्म, जी हाँ, सब्जेक्टिव सीरीज खत्म करके अब केस बेस्ड लाया है, क्योंकि ये भी कराना जरूरी था ना। पढ़ो इसको। बालकृष्णन डन कह रहे हैं। पढ़ लिया। अगर आप एनसीईआरटी उठा के देखो तो एनसीईआरटी में दिया है कि एसिड का हमारे मतलब नेचुरल में क्या इंपॉर्टेंस है। स्मार्ट टीवी हेल्पर आया था, साहित्य कह रहे हैं। अच्छा, आया था चला गया, ऐसे ही भगा देंगे उसको, टेंशन मत लो साहित्य। सर केस बेस्ड सीरीज के बाद क्या आएगा? बाद में मैं सोच रहा हूं कि डायग्राम बेस्ड सीरीज ले आऊं। आप आपको जो चाहिए वो लाऊंगा। अगर आप लोग डायग्राम बेस्ड कहोगे तो डायग्राम बेस्ड ले आऊंगा, या कुछ स्पेशल सेशन लेकर आऊंगा। थैंक यू रोजेल, थैंक यू सो मच। हो गया, पढ़ लिया। क्वेश्चन लाऊं सामने? चल क्वेश्चन ला। अरे क्वेश्चन भाई साहब कहाँ चले गए? हाँ चलो बताओ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पढ़ लिया, सभी बच्चे कह रहे हैं सर हमने केस बेस पढ़ लिया सेकंड, अब उस पे क्वेश्चन मैंने दे दिया आपको। एक बच्चा क्या कह रहा है जरा देखा जाए तो। सर मैंने रीजनल प्रोजेक्ट नहीं। तो बेटा सबमिट कर दो लैब मैनुअल, नंबर कैसे मिलेगा? बताओ क्या होगा? द pH of soil X is 7.5 while that of soil Y is 4.5। तो आपको दो मिट्टी का पीएच दे रखा है, ठीक है। हाँ लो, खेत में मिट्टी, मिट्टी का एक अपना पीएच होता है। पीएच बहुत ज्यादा हो जाएगा तो भी दिक्कत आएगी, क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होगा। और पीएच बहुत कम हो जाएगा, सॉइल एसिडिक हो जाएगी, तब भी दिक्कत आएगी। तो जैसे हमारे बॉडी का पीएच मेंटेन होना चाहिए, उसी तरह मिट्टी का भी पीएच मेंटेन होना चाहिए। मिट्टी धरती माँ कहती है कि भाई पीएच मेरा मेंटेन करो, नहीं तो मैं अन्न का प्रोडक्शन नहीं कर पाऊंगी। तो किसान को ये देखना बहुत जरूरी है कि जिस मिट्टी में वो धान उगा रहा है, जिसमें अनाज उगा रहा है, गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, सरसों जो भी उगा रहा है, उस मिट्टी का पीएच तो सही है। धरती चिल्ला चिल्ला कर कहती है। तो विच ऑफ द टू सॉइल शुड बी ट्रीटेड विद पाउडर्ड चॉक टू एडजस्ट इट्स पीएच? इन दोनों सॉइल में से किस सॉइल में किसान को पाउडर चॉक डालने की जरूरत है ताकि उसका पीएच मेंटेन हो जाए? तो सबसे पहले पाउडर चॉक का नेचर बताओ, इसका नेचर कैसा है बच्चा? चॉक क्या होता है? हाँ, पाउडर चॉक का जो नेचर है, अरे चॉक मतलब क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। चॉक मतलब क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। बेसिक नेचर होता है इसका। क्या है? बेसिक नेचर। तो आपको ये पाउडर्ड चॉक जो बेसिक नेचर का है, किस सॉइल में डालने की जरूरत पड़ेगी? जो सॉइल एसिडिक होगी कि बेसिक होगी? ऑब्वियसली एसिडिक होगी। अब दोनों सॉइल का पीएच देखकर आप खुद बताओ, एसिडिक सॉइल कौन है जिसका पीएच 7 से कम होगा, और वो सॉइल कौन है? वाई। तो ये पाउडर चॉक किस में डाला जाएगा? सॉइल वाई में डाला जाएगा, ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए, है ना। तो मैं यहां क्या लिखूंगा? तो यहां मैं ये लिखूंगा कि द पीएच ऑफ सॉइल y is 4.5, hence its nature is acidic।
इसीलिए हैंड्स इज नेचर इज एसिडिक, इसीलिए सॉइल का जो नेचर है वो एसिडिक है। सो पाउडर चॉक ऐसे एग्जाम में लिखना होता है बच्चों। सो पाउडर चॉक विच इज बेसिक इन नेचर which is basic in nature should be added। देखो मैं आपको देख के लग रहा है ना मैं बोर्ड एग्जाम में लिख रहा हूं, इसी तरह आपको हैंड्स। सो पाउडर चॉक should be powder chalk should be added in soil Y to neutralize it, एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए। सो पाउडर चॉक विच इज बेसिक इन नेचर, ये लिखना जरूरी है ताकि हम वाई सॉइल को हम क्या कर सकें, उसके नेचर को न्यूट्रलाइज कर सकें। हाँ, तो ये वर्ड लिखने से ना इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा कि अच्छा बच्चे को पता है कि एसिड के असर को कौन न्यूट्रलाइज कर पाएगा। पापा गुस्सा है तो कौन मनाएगा, मम्मी मना लेंगी, है ना। तो बस वही कंसेप्ट है कि एसिड अपना असर दिखा रहा है तो एसिड के असर को कौन कहेगा, भाई चुप हो जा, भाई चुप हो जा। बेस, तो बेस न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो ये चॉक क्या है, बेसिक नेचर का है। सो पाउडर्ड चॉक विच इज बेसिक इन नेचर शुड बी एडेड इन सॉइल वाई टू न्यूट्रलाइज इट। और किसान ऐसा करते भी हैं, अगर उनको पता है कि सॉइल एसिडिक है ना तो चॉक हो गया या चूना पाउडर ऐसे छिड़क देते हैं तो सॉइल की एसिडिटी कम हो जाती है। अच्छा, अब यही क्वेश्चन होता कि अगर सॉइल बेसिक है तो क्या करेंगे, बताओ बताओ। अगर सॉइल बेसिक है, जैसे ये सॉइल एक्स है, ये बेसिक है, बहुत ज्यादा बेसिक होना भी खतरनाक है, तब क्या करोगे, क्या करोगे तब। अगर सॉइल बेसिक है तो बेस के असर को कौन न्यूट्रलाइज करेगा, कोई एसिड। तो अगर सॉइल बेसिक है तो उसमें क्या डालना पड़ेगा, एसिड। तो एसिड के फॉर्म में किसान क्या डालेगा, क्या नींबू का रस गाड़ देगा क्या, ऐसे निचोड़ निचोड़ के। आहा हा, ऐसा कभी किसान को देखा है क्या, कहेगा अरे ये तो कौन पागल आ गया, इसको खेती करनी नहीं आती। हाँ, ऑर्गेनिक मैन्योर, खाद डालो, ऑर्गेनिक मैन्योर डालना पड़ेगा क्योंकि ऑर्गेनिक मैन्योर का नेचर एसिडिक होता है। ये नहीं कि किसान नींबू का रस निचोड़ रहा है। समझ जाएंगे कि नया नया किसान है, ऐसे खेती करने नहीं आता, इसे साइंस पढ़कर अपना दिमाग ज्यादा लगा रहा था इसीलिए नींबू निचोड़ रहा है। उसका फेसबुक पे यूट्यूब पे मेम्स बन जाएगा, ठीक है। सर वो कैसे पता लगाएगा कि अरे पीएच वैल्यू दिया है ना क्वेश्चन में। डन डन, चलो आगे चलते। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। एक पर्सन था, बार बार शहद के चक्कर में मधुमक्खी के छत्ते में हाथ लगा रहा था, मिल जाए शहद मिल जाए। तो मधुमक्खियों ने बदला ले लिया, इतना डंक मारा, इतना डंक मारा कि साहब फूल गए, स्वेलिंग। तो एक पर्सन इज स्टंग बाय बी, leaves an acid on skin which causes pain and irritation। मधुमक्खियों ने इतना काटा कि जलन हो रही है, खुजला रहे हैं, दर्द से चिल्ला रहे हैं। तो अब आप हेल्प के लिए आ गए, आप आ गए, मैं हूं शक्तिमान, बताओ मैं क्या कर सकता हूं। तो हाउ कैन इट बी क्योर्ड, तो वो पूछ रहा है कैसे सही होगा बताओ। तो आपको बताना है, आपका मतलब छुपा है कि मुझे बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है, मैं इसलिए आंसर बताऊंगा। तो बताओ नंबर क्या लिखोगे, टूथपेस्ट। हाँ बहुत बढ़िया, क्या बात है। पता है कमाल की चीज बताता हूं, आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ तो हुआ है, मधुमक्खी ने मुझे काटा है, ठीक है। अब मैं रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूं।
तो मधुमक्खी ने काटा तो बहुत तेज में रोया, छोटा था 6-7 साल का होगा। पापा ने तुरंत, क्योंकि पापा पान खाते थे, अब पान में लगा रहता है चूना, पापा ने क्या किया, फ्रिज में से पान निकाला, उसमें चूना था, चूना को रगड़ दिया, दर्द कम हो गया। आखिर पापा को ये लॉजिक पता कैसे चला? उन्होंने तो साइंस नहीं पढ़ी थी। बहुत कमाल की चीज थी। जी हाँ, अरे बेटा चूना, और आपको पता है कि जो पान वाला है जो चूना रखता है उसमें पानी डाल देता है। चूना लिया, चूना में थोड़ा पानी मिला दिया, चूना क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और पानी मिलाने पे क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बेसिक होता है। और मधुमक्खी के डंक में एसिड होता है, तो एसिड के असर को कौन न्यूट्रलाइज करेगा, बेस। तो इसीलिए पापा जी ने चूना रगड़ा था। ठीक है, तो अब आपको इतना तो पता चल गया कि अगर कोई मधुमक्खी काटेगी तो इसके वजह से फॉर्मिक एसिड, मिथुनोइक एसिड के वजह से जलन होता है, पेन होता है, दर्द होता है, खुजली होती है, इरिटेशन होता है। तो यानी मधुमक्खी के डंक में एसिड था, तो एसिड के असर को न्यूट्रलाइज करने के लिए, खत्म करने के लिए आपको जहां मधुमक्खी ने काटा है स्किन पे, वहां कोई ना कोई बेस लगाना होगा। अब बेस आपका टूथपेस्ट में भी हो सकता है, आपका बेकिंग सोडा जो घर में रखा है वो भी हो सकता है, या मेरे पापा की तरह चूना लगा सकते हैं। तो इसमें से कोई भी आप एक आंसर लिख सकते थे। ठीक है, अब एनसीईआरटी में क्या चीज लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में तो इसका आंसर दिया है बेकिंग सोडा, क्योंकि बेकिंग सोडा जो होता है बेसिक नेचर का होता है ना। बात समझ में आई? क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। देखो मधुमक्खी ने काटा, तुरंत किचन से बेकिंग सोडा लिया, रगड़ दिया। लेकिन अगर आपने बेकिंग सोडा की जगह टूथपेस्ट लिखा है तो भी सही है, क्योंकि टूथपेस्ट भी तो बेसिक नेचर का होता है। तो मधुमक्खी के डंक में अगर फॉर्मिक एसिड है तो एसिड के असर को न्यूट्रलाइज कोई बेस करेगा, तो बेस के फॉर्म में अगर आप बेकिंग सोडा लिखते हो आंसर में तब भी सही है, टूथपेस्ट लिखते हो तो भी सही है। मोहम्मद रेहान कह रहे हैं मजा आया, कहानी कैसी लगी? अब कहानी को मैंने क्वेश्चन से जोड़ दिया, अब आप कभी नहीं भूलोगे। माइल्ड बेस मतलब उसका पीएच थोड़ा कम है, कम मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, 7 से ज्यादा है, 7.5 है, 8 है, बस ये माइल्ड बेस हो गया। ठीक है अमन गुप्ता, अब पीएच 13 वाला ज्यादा बेसिक होगा ना, और पीएच 9 वाला कम बेसिक होगा, तो पीएच 9 वाले को हम कहेंगे वीक बेस, माइल्ड बेस। सर आपके पापा आपको भी चूना लगा दिए? जी हाँ आदर्श, ये लाइन तो मुझे बहुत सही लगी। आदर्श ने कहा कि सर आपके पापा ने तो आपको ही चूना लगा दिया। तो उन्होंने सोचा घर का है, लगा दो इसको, सबसे पहले इसको लगाना आसान है, लगा दिया चूना। लेकिन वो चूना लगाना से मेरा नुकसान नहीं हुआ, मेरा फायदा हुआ, तो कोई बात नहीं। आदर्श आपका आंसर तो मतलब मजा आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो। हाँ बहुत बढ़िया, तो ध्यान रखना एनसीईआरटी में बेकिंग सोडा लिखा है, तो बेकिंग सोडा आपका माइल्ड बेस होता है। ठीक है, NaHCO3 वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से ये बना हुआ सॉल्ट है, तो बेसिक नेचर का होगा। नेक्स्ट, अरे 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 ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या कर दिया, आंसर छुपाना है मुझे, इस पे एनिमेशन लगाओ, ये एनिमेशन लगाने से फायदा है, तो कोई नहीं देखेगा मेरा आंसर। ठीक है, चलो आप देखो, बताओ। सर एग्जाम में लिख दिया चूना तो टीचर हमें चूना लगा देगा। हाँ मतलब ऐसे मत लिखना चूना, सच में चूना लग जाएगा। चूना मत लिखना, आप ऐसा लिखना लाइम वाटर या बेकिंग सोडा। ठीक है, कोई बेसिक चीज ही लगाएंगे ना, और ऐसी बेसिक चीज जो घर में मौजूद हो आसानी से। तो घर में क्या आसानी से मौजूद है, तो अगर मान लो स्टूडेंट के पापा पान नहीं खाते हैं, लेकिन घर में किचन में बेकिंग सोडा तो मिल जाएगा, तो इसीलिए सबसे बढ़िया आंसर बेकिंग सोडा है। अगर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ गया, हाँ को टूथपेस्ट भी हर घर में है। चूना इतना लग गया कि आंसर भी दिख गए। चलो, व्हाट इज मिल्क, बहुत मजा आ रहा है, बहुत चूना लग रहा है, बहुत चूना सेशन, लेकिन फायदा होगा, आपको कभी भूलेगा नहीं। मैंने आपको इतनी प्यारी कहानी सुनाई,
रिलेटेबल है, आप रिलेट कर सकते हो। चलो अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? अरे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है, माइल्ड बेस, और जिससे एंटा एसिड बनाया जाता है, इसी को तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। बात समझ में आई? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक बेसिक बेस है, ठीक है, माइल्ड बेस है जिसका यूज करके एंटा एसिड दवाइयां बनाई जाती है। अब नेक्स्ट इसका पीएच वैल्यू। तो पहला क्वेश्चन तो आप लोगों ने बिल्कुल सही लिखा होगा, आप लोगों ने सिंपल डायरेक्ट लिख दिया होगा फॉर्मूला। लेकिन बेटा अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो सिंपल फॉर्मूला मत लिखना, नंबर कम मिलेंगे। पूरा लिखना कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक माइल्ड बेस है जिसका फॉर्मूला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, MgOH होल ट्वाइस, ठीक है, और इसे एंटा एसिड बनाने में काम लिया जाता है। इतना लिखोगे तब देखो कितना अच्छा आंसर है ये आंसर। अब केवल फॉर्मूला लिख दोगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो है नहीं, सब्जेक्टिव है, केस बेस्ड है, लिखना पड़ेगा। व्हाट इट्स पीएच वैल्यू? एनसीईआरटी में दिया है इसका पीएच वैल्यू। जी हाँ, इसका पीएच 10 होता है। कितना होता है? पीएच 10 होता है। राइट इट्स वन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन तो यही है। अरे पेट में उल्टा सुल्टा खा लेते हो बाहर का तो जलन होती है, इंडाइजेशन होता है। एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए जो एंटा एसिड दवाइयां हम खाते हैं जैसे डाइजीन, तो वो बनाई किससे जाती है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से। तो वही तो इसका एप्लीकेशन है। डन। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। चल सभी का आंसर सही है ना? हाँ, ये तो मुझे नहीं लगता किसी का गलत होगा, सिंपल क्वेश्चन था। चलो थर्ड केस बेस्ड बताओ, डायग्राम पढ़ लो, बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बेबी को बेस पसंद है अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। कितने क्रिएटिव बच्चे हैं, और आज के बच्चे तो कुछ ज्यादा ही चुना वाली कहानी सुन के बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो गए। डन डन। चलो हो गया। नेक्स्ट। अरे छुप जाओ तुम कहां से आ गए? तुमको मुझे छिपाना है, सामने नहीं आना है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो वो जो रिएक्शन हुआ है MnO2 का और HCl के साथ, वो रिएक्शन में कौन रिड्यूस हुआ कौन ऑक्सीडाइज हुआ ये बताना है आपको। क्या होगा ऑप्शन? अब इसको मैंने सब्जेक्टिव ना देकर ऑब्जेक्टिव दे दिया। हाँ, फॉर्मिक एसिड मिथेनोइक एसिड सेम है, हाइड्रावैम्पी, नाम भी बहुत खतरनाक है हाइड्रा। अरे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क इसलिए कहा जाता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देखने में एकदम दूध की तरह सफेद होता है, तो इसीलिए नाम पड़ गया मिल्क। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसीलिए मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का मिल्क यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या होगा आंसर? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगर आप लोगों ने ये रिएक्शन पहचाना तो यहां ध्यान से देखो, यहां अगर केस बेस्ड आप देखोगे, यहां हुआ क्या है, MnO2 में HCl डाला गया है, तो यहां रिडॉक्स रिएक्शन हुआ है। अब रिएक्शन जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो ये है पूरा, तो इसमें MnO2 तो रिड्यूस हुआ है, ठीक है, MnO2 तो रिड्यूस हुआ है। देखो रिड्यूस होना मतलब ऑक्सीजन की कमी, तो ये रिड्यूस हुआ, और HCl ऑक्सीडाइज हुआ। तो ये कहां दिया था? ए ऑप्शन में दिया था, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरीन गैस रिएक्ट्स विथ डैश टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर। अब ये जो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हुई है, तो ये क्लोरीन गैस से ही ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है, CaOCl2। तो क्या यूज करते हैं? लकी शेखर, मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि बच्चे ढूंढते हैं ऐसा कोई फॉर्मूला बता दीजिए जिससे नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर का पता चल जाए। तो बेटा आप हाई लेवल का स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं पढ़ रहे कि आपको फॉर्मूले का यूज करना पड़े, आप ड्रॉ करके भी देख सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं आएंगे।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर होगा आपका ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये ड्राई स्लेक्ड लाइम है, ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो आंसर ए होगा, ध्यान रखना। और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लीचिंग पाउडर बनाया कैसे जाता है। क्लोरीन का रिएक्शन जब हम ड्राई स्लेक्ड लाइम से करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है CaOCl2। तो यहां आपको ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला भी पता चल गया, CaOCl2। रिवीजन हो गया। नेक्स्ट, इन द अबव डिस्कशन रिएक्शन व्हाट इज द नेचर ऑफ MnO2। MnO2 का आपको नेचर बताना है, बताइए क्या होगा आंसर। बताओ क्या होगा आंसर। अरे ये Mn क्या है, Mn मेटल है कि नॉन मेटल, ये बताओ। व्हाट इज Mn? Mg मैग्नीशियम होता है, तो Mn क्या होता है, मैंगनीज। Mn मैंगनीज होता है, और मैंगनीज क्या है, मेटल है। और हमको पता है कि मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। कुछ एम्फोटेरिक होते हैं जो एसिडिक बेसिक दोनों दिखाते हैं, लेकिन Mn एम्फोटेरिक तो है नहीं, तो ये मेटल का ऑक्साइड है तो बेसिक होगा, तो ये बेसिक ऑक्साइड है, ऑप्शन बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन MnO2 एंड HCl इज एन एग्जांपल ऑफ। बहुत अभी जो केस बेस्ड में आपको रिएक्शन दिया गया वो किसका एग्जांपल है, किस टाइप के रिएक्शन का एग्जांपल है। हाँ बिल्कुल सही, लकी गुप्ता आपने सही कहा। एल्यूमिनियम जिंक के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्या होगा आंसर, बताइए। डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, अभी तो हमने देखा ऑक्सीडेशन हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था, तो सी रिडॉक्स हुआ ना, रिडॉक्स रिएक्शन है। क्लियर, ये रिडॉक्स रिएक्शन है आपका, ध्यान से पढ़ लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। और आखिरी क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ, अगर केस बेस्ड में वो जो बीकर में हम HCl डाल रहे थे वो HCl अगर ड्राई हो, वापस से जरा केस बेस्ड आप देख लो, देखो ये जो HCl है ये एक्वस ना होकर ड्राई हो, तो अगर ड्राई HCl इसमें गैस पास करोगे तो क्या होगा, क्वेश्चन ये पूछा। क्या होगा आंसर। अच्छा देखो, MnO2 नेचर किस कैसा, बेसिक, ठीक है। और HCl अगर एक्वस है तो उसका नेचर एसिडिक, तो रिएक्शन होगा। लेकिन अगर आपने HCl एक्वस ना लेकर ड्राई ले लिया, अगर आपने HCl ड्राई ले लिया यानी गैस के फॉर्म में, तो क्या ये एसिडिक नेचर दिखाएगा अपना, नहीं दिखाएगा। क्यों, क्योंकि तब ये H+ आयन कैसे रिलीज करेगा, और तब ये एसिडिक नेचर नहीं दिखाएगा, तो बेसिक के साथ रिएक्शन नहीं होगा, तो आंसर होगा रिएक्शन विल नॉट अकर। डन। तो ये थे आपके, आज मैंने 3 केस बेस कराए, और 3 केस बेस में आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए, वो होमवर्क भी कराया। आज आपको होमवर्क मिलेगा, बिल्कुल आज आपने डिमांड की है, आज आपको होमवर्क मिलेगा। तो ये लीजिए पहला केस बेस्ड, पढ़िए ध्यान से और फिर इसको सॉल्व करते हैं। The electrical energy consumed by an electrical appliance is given by the product of its power rating and the time for which it is used. ठीक है, the SI unit of electrical energy is joule as shown in figure. Actually, joule represent a very small quantity of energy and therefore it is inconvenient to use where large quantity of energy is involved. Clear? बात समझ में आ गई। स्नेहा दैया हेलो बेटा, तन्नू यादव गुड इवनिंग।
दिन का सबसे बढ़िया समय होता है जब आप लोगों से मैं इंटरेक्ट करता हूं और आपको बेहतरीन क्वेश्चन कराता हूं ताकि आप बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो। इतने बढ़िया क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे कि आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोर्ड एग्जाम फोड़ के आओगे। और आपने प्री बोर्ड दिया होगा, आप खुद असेसमेंट कर लो कि मेरे सेशन में जो मैंने अपने सेशन में अच्छे क्वेश्चन कराए, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, असर्शन, रीजन, डायग्राम बेस्ड, केस बेस्ड, वो आए कि नहीं आए, खुद ही पता लगा। डन, पढ़ लिया, पैराग्राफ पढ़ लिया, क्वेश्चन दिखाऊं? एक लाइन से सभी बच्चे कमेंट करेंगे यस सर, केस बेस्ड पैराग्राफ हमने रीड कर लिया है, रीड कर लिया है, और फिर अब आप क्वेश्चन दिखाइए, हम रेडी हैं सॉल्व करने के लिए। सर ये क्वेश्चन तो मेरे प्री बोर्ड में आया था ना स्नेहा दैया? बिल्कुल, सारे के सारे हम कंप्लीट कर डालेंगे। हर क्वेश्चन आपको नया नहीं लगेगा, देखा हुआ लगेगा, इतनी प्रैक्टिस कर डालो। हेलो हेलो, बहुत बढ़िया आदर्श, प्राची, सौरभ कुमार, डन। चलो क्वेश्चन दिखा रहा हूं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट इन टर्म्स ऑफ जूल? सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मान लो 2 नंबर का आ गया है ना, तो क्या करोगे? बहुत बढ़िया, 1 किलोवाट आवर, ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है और ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है। अभी आपने क्या पढ़ा पैराग्राफ में? यही तो पढ़ा कि जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट होता है जूल, लेकिन जूल एक छोटा यूनिट है, इसीलिए उसे हम यूज नहीं करते हर जगह, इनकन्वीनियंट है, हर जगह जूल के फॉर्म में नहीं, तो हम किलोवाट आवर के फॉर्म में यूज करते हैं वो, क्योंकि वो बड़ी यूनिट है। जैसे किलोमीटर, मीटर, दोनों डिस्टेंस की यूनिट है, लेकिन बड़ी यूनिट किलोमीटर है, छोटी यूनिट मीटर है। ठीक उसी तरह जूल और किलोवाट आवर दोनों इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है, लेकिन जूल छोटी यूनिट है, किलोवाट आवर बड़ी यूनिट है। तो जहां बड़ी यूनिट की जरूरत पड़ेगी वहां किलोवाट आवर यूज करेंगे, जैसे बिजली बिल देना हो तो किलोवाट आवर, और जहां छोटी यूनिट की जरूरत पड़ेगी वहां जूल यूज करेंगे। अब आपको यह बताना है कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होता है, सॉल्व करके दिखाना है। आंसर हो सकता है आपको पता हो, लेकिन मैटर यह रखता है कि कौन उस आंसर को बढ़िया से आंसर शीट में रिप्रेजेंट करके आएगा, उसको नंबर मिलेगा। इसका आंसर सबको पता है, लेकिन बात सिर्फ पता होने से नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, सब्जेक्टिव है, लिखना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा, डेराइव करना होगा वैल्यू। तो कैसे डेराइव करोगे? पहले मुझे यह बताओ कि आप डेराइव करके आपने लिखा है कि नहीं। साहित्य, लक्ष्मी, ताहिर, प्राची, अनुज, आप सबका आंसर सही है, लेकिन क्या आपने उसे डेराइव किया है, उसको कई सारे स्टेप में लिखा है? नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। मैं आपको नंबर तभी दूंगा जब आप उसको स्टेप वाइज लिखो। प्रिंस यादव, यू आर बैक। नोबडी, मुझे स्टेप वाइज आंसर चाहिए। बिल्कुल, देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। मैं सॉल्व करूं क्या? मुझे लाइव चैट में आप लोग रिप्लाई करो, यस सर डेराइव किए हैं। आमिर हुसैन कह रहे हैं यस सर, बहुत बढ़िया, यही रिस्पॉन्स मुझे चाहिए, ये इंगेजमेंट बनी रहनी चाहिए। 1 वे कम्युनिकेशन नहीं, 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। चलो मैं अब प्रूव करता हूं। देखो कैसे प्रूव करेंगे? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक यूनिट जूल भी है, एक यूनिट किलोवाट आवर भी है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? पावर इंटू टाइम ही तो होता है ना? क्लियर? तो अगर मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चाहिए, जूल में कि किलोवाट आवर में, तो अगर मुझे निकालना है किलोवाट आवर में तो क्या करूंगा बताइए? अगर मुझे यहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए जूल में, तो पावर को किस में रखना पड़ेगा? अगर मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जूल में चाहिए तो पावर को रखना पड़ेगा मुझे जूल में, और टाइम को रखना पड़ेगा मुझे सेकंड में। ठीक है? अब एक तरफ 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पावर, ये हो गया आपका पावर, ये हो गया टाइम। तो पावर 1 किलोवाट है और टाइम आपका 1 आवर है, तभी तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 किलोवाट आवर आएगा। तो आपको, सॉरी यहां जूल लिख दिया मैंने, वॉट होगा, जूल इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू सेकेंड। डन।
अब आपको अगर वॉट में रखना है तो 1 किलोवाट को चेंज करना पड़ेगा वॉट में। तो 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं? 1000 वॉट। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं कि 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट, और 1 आवर इज इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, तो अगर मैं किलोवाट को वॉट में बदलूं और आवर को सेकंड में बदलूं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1000 वॉट इंटू 3600 सेकेंड। ठीक है, क्लियर? और ये आ जाएगा आपका किसके बराबर? ये आ जाएगा आपका 36 या 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। 3 2 5 और डेसिमल लगा दिया, तो ये आपका आ गया 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। पावर को वॉट में ले आओ और टाइम को सेकंड में ले आओ तो एनर्जी जूल में आ जाएगी। किलोवाट आवर में किलोवाट को हमने वॉट में बदला और आवर, 1 आवर को हमने सेकंड में बदला, और आपका आंसर आ गया। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पूरा प्रूव करना पड़ेगा आपको, ऐसे नंबर नहीं मिलेगा। सर अभी से पढ़कर 90% लाए जा सकते हैं, क्यों नहीं लाए जा सकते हैं? बिल्कुल, सपना बड़ा देखो, मेहनत बड़ी करो तो रिजल्ट भी बड़ा आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्री? 2 नंबर मिल गए, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल सही, स्पैम करने से अच्छा है कि पढ़ लो। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, प्रूफ करके आपने दिखा दिया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करो सॉल्व, करो सॉल्व। सर एमसीक्यू को तो 1 वर्ड लिख सकते हैं बेटा, पिछला क्वेश्चन एमसीक्यू नहीं था, सब्जेक्टिव था, प्रूव करके दिखाना था। ठीक है, आपको आपने सैंपल पेपर ध्यान से देखा है सीबीएसई वाला, उसमें जो भी केस बेस्ड हैं, केस बेस्ड पे जो क्वेश्चन पूछा है और जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा वो ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा, केस बेस्ड में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। चलो बताओ क्या होगा आंसर? ब्लॉक स्पैमर, रहने दो, स्पैम करने दो। अब बताओ, केस बेस्ड आपने पढ़ लिया, अब आप बताइए पावर ऑफ बल्ब क्या होगा आंसर? ओके, द वंडर रूप। बेटा अपना नाम बता दो। हेलो सर, आई एम न्यू स्टूडेंट, लविंग योर सेशन। इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू बच्चा, आपको बहुत दिन से फॉलो कर रहा हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आइए सेशन में पढ़िए। देखो आंसर कई बच्चों का आ गया है। किसने किसने बताया है? अक्षत सिंघल ने, और ईशान ने, दिव्यांशु ने, अनुज ने, जितेंद्र प्रसाद, आमिर हुसैन, एंजल डी। ओहो, लाइन लगी है बच्चों की। अब देखो, अब मैं प्रूव करता हूं। पावर, पावर का फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर का। आप लोग दुकान खरीद जाते हो, बल्ब खरीदते हो, तो बल्ब क्या बोल के खरीदते हो कि सर वो ललका बल्ब दे दीजिए, वो सफेद वाला बल्ब दे दीजिए? है नहीं, आप उसका पावर बता के खरीदते हो। अरे भैया 20 वाट का वो CFL दे दो, 20 वाट का या 15 वाट का LED दे दो, ऐसे बोलते हो ना। तो वाट बताते हो, पावर बता के खरीदते हो, है ना। तो पावर, जो इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला होता है वो वोल्टेज इंटू करंट होता है। अब आपको ध्यान रखना है कि पावर की यूनिट होती है वॉट, तो वोल्टेज का क्या होगा? वोल्ट, और करंट का होगा एम्पियर। तो ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर? ये तो बड़ा नाम है, इनका सिंबल यूज करते हैं। तो अगर मैं इनका सिंबल यूज करूं तो आपको सिंबल यूज करना है, तो पावर का वॉट, वोल्टेज का V और करंट का एम्पियर। ठीक है, तो पावर निकालने के लिए वोल्टेज और करंट को एम्पियर में रखकर मल्टीप्लाई करना होता है। अब ध्यान से देखो, वोल्टेज तो 220 है, लेकिन जो करंट है वो मिली एम्पियर है। क्या करो? बदलो। 500 मिली एम्पियर को मुझे किस में बदलना होगा? एम्पियर में बदलना होगा। सबसे पहला काम, जो बच्चा ये काम नहीं करेगा उसका हो जाएगा गलत। तो मिली एम्पियर पढ़ाया था संडे को, इलेक्ट्रिसिटी का 1 शॉट लिया था, उसमें बताया था कि मिली एम्पियर मतलब 10 की पावर -3।
ये हो जाएगा एम्पियर, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 0.5, है ना, एम्पियर। ये आपका आंसर आया। तो यहां आपको मल्टीप्लाई क्या करना है, 220 में आपको 0.5 एम्पियर मल्टीप्लाई करना है। जो बच्चे 500 मल्टीप्लाई करेंगे ले भी देंगे आंसर को। अब ये 0 इस डेसिमल को खा जाएगा, 5 2 जा 10, 1 5 2 जा 10 1 11, ये आ जाएगा आपका पावर कितना, 110 वॉट। बच्चों का सही है, बच्चों का सही है, बहुत बढ़िया। अगर यही मिली एम्पियर ना देकर माइक्रो एम्पियर दिया होता तो माइक्रो एम्पियर को कैसे बदलते हैं एम्पियर में, 10 की पावर -6 लगा देते हैं। ये दो कन्वर्जन याद रखना, है कि नहीं। सर आप ओपी हो, कार्तिक सिंह कह रहे हैं सर आप ओपी हो। तो ओपी कब है, जब आप लोग ओपी हो। ये तो हमारी और आपकी मिलीजुली सरकार है ना, तो ये सरकार तभी चलेगी जब हम दोनों का कनेक्शन रहेगा, आपका भी और मेरा भी। बहुत बढ़िया, 110 वॉट आएगा आंसर। तो ये चीज ध्यान रखना था कि मिली एम्पियर और माइक्रो नहीं चलेगा। ये जो सीबीएसई है, ये जो साइंस है, इसमें एम्पियर का बोलबाला है, मिली और माइक्रो को कोई नहीं पूछ रहा, उसको बदल देते हैं हम लोग, बदल देते हैं, क्योंकि वो एसआई यूनिट नहीं है। यूनिट तो है लेकिन एसआई यूनिट नहीं है। साहित्य क्या कर रहे हो बेटा, दूसरों को कह रहे हो स्पैम मत करो, खुद ही लगे हो स्पैम करने में। सर आप क्यूट लग रहे हो, अरे आई एम नॉट क्यूट, मैं साइंस पढ़ा रहा हूं तो आई एम लॉजिकल, ठीक है। चलो आगे चला जाए, बहुत बढ़िया। चलो चलो, सर हैं ओपी, हम सब हैं टोपी। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, मजा आ रहा है, सेशन में मजा आ रहा है, सीखो, लेकिन मेन फोकस पढ़ाई पे रखो। अगले क्वेश्चन पे ले चलता हूं। अगला क्वेश्चन, बिजली बिल निकालना है, सीख जाओ, घर का बिजली बिल कैलकुलेट कर लोगे। बिजली विभाग वाले पर्ची देके जाते हैं, मीटर की रीडिंग करके पर्ची थमा देते हैं, लो भरते रहो। तो वो सही है कि गलत है, आप चेक कर सकते हो अगर आपको कंसेप्ट आता है। कल भी मैंने कहानी सुनाई थी और आज मैंने फिर से कहानी सुना दी। मीटर वाला आएगा, मीटर रीड करेगा, फिर आपको एक पर्ची दे देगा, ये लीजिए सर बिजली बिल, इसको भरिए। तो आप उसको चेक तो कर लो कि सही निकाला है, कि खर्चा किया 5,000 का, 50,000 का बिल पकड़ा के चला गया। तो कंसेप्ट आता होगा तभी तो आप उस पर क्वेश्चन उठा सकते हो। बहुत बढ़िया भाई, देखो यूनिट इसलिए देते हैं, अब आप ही बताओ, कपड़ा सिलवाने गए तो आपने कपड़ा खरीदा, तो भैया दुकानदार से कहोगे भैया 1 मीटर कपड़ा दे दो, ठीक है, शर्ट सिलवाना था। लेकिन अगर आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं तो क्या मीटर में कि अरे कितना शहर दूर है, अभी 5 लाख मीटर दूर है, नहीं, तब हम बड़ी यूनिट लेते हैं, तब किलोमीटर लेते हैं। तो हर यूनिट का अपनी एक जगह पे सिग्निफिकेंस है, यूज है। हर जगह आप हर यूनिट नहीं लगा सकते, है ना। डन भाई, दुकान पे खरीदते हो, कहता भैया 1 बोतल पानी दे दीजिए, 1 लीटर का पानी बोतल दे दीजिए, ऐसा थोड़ी बोलते हो, 1 गैलन पानी दे दीजिए, पीना है अभी। जब ज्यादा लोग होंगे घर पे तब गैलन गैलन खरीदना। बात समझ में आया, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने आंसर निकाल दिया है। चलो देखो, ये जो यूनिट है ना, जब हम कहते हैं कि कितना बिजली आई, 15 यूनिट जली है, तो मतलब आप बिल किसका दे रहे हो, पहले ये समझो, दिमाग में कंसेप्ट बैठाओ, आप बिजली बिल किसका दे रहे हो, आप जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आप जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हो, आप जो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, उसका बिल दे रहे हो, है ना। आपने स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन को मूव कराने में एनर्जी खर्च हो रही है, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो आपने यूज किया उसका बिल दे रहे हो बिजली विभाग को। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट क्या होगा, अभी आपने पढ़ा, जूल भी है, किलोवाट आवर भी है, लेकिन बड़ी यूनिट कौन है, जूल की किलोवाट आवर बड़ी यूनिट है। तो हम बिजली बिल के लिए बड़ी यूनिट लेके चलते हैं। तो जब हम कहते हैं एक यूनिट का मतलब होता है कि आपने 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या की है, कंज्यूम की है। और 1 यूनिट का दाम दे रखा है, 1 यूनिट का कॉस्ट कितना दे रखा है, 5 रुपए।
तो अगर आपको 30 दिन में यह पता चल जाए कि आपने कितने बिजली जलाई है, तो 1 यूनिट का दाम पता है 5 रुपए, तो जितने यूनिट आपने खर्च की है उसका दाम निकल जाएगा। बचपन में करते थे ना, 1 पेन का दाम 2 रुपए, तो 5 पेन का दाम, वही चीज है। तो अब ये पता लगाओ कि 30 दिन में कितनी खर्च हुई है। तो 30 दिन में पता लगाने के लिए सबसे पहले 1 दिन का पता लगाओ, इंटू 30 कर दोगे तो 30 दिन का आ जाएगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले फॉर 1 डे, 1 डे मतलब क्रिकेट नहीं, 1 दिन का निकाल रहा हूं। क्या करूंगा, किलोवाट क्या है, ध्यान से देखो, ये पावर है। मैं यहां फिर से इंडिकेट कर रहा हूं, ये आपका पावर है, और ये क्या है, आवर, ये टाइम है। आवर यानी घंटा, यानी टाइम। तो पावर इंटू टाइम करना है। ठीक है, पावर किसका होगा, पावर उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का होगा जो आप यूज कर रहे हो, टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। तो यहां इलेक्ट्रिकल अप्लायंस क्या है, रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर का पावर आपको किस में रखना है, किलोवाट में। यहां क्या दिया है, वॉट। यही बेसिक गलती हो जाती है बच्चों से, बच्चे 300 रख देंगे, गलत है। 300 वॉट है, आपको किलोवाट में रखना है, तो बदलो। तो कैसे बदलोगे, 300 वॉट को जब आप 1000 से डिवाइड करोगे तो ये वॉट नहीं रह जाएगा, ये किलोवाट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, किलोवाट। अब पावर आपने निकाल दी, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। टाइम को किस में रखना है, आवर में। कितने, 1 दिन में कितना चल रहा है रेफ्रिजरेटर, 7 घंटे, तो इंटू 7 आवर कर दूंगा, तो ये आ जाएगा किसमें, किलोवाट आवर में। करो, हो गया, 7 3 जा कितना हो गया, 21 अपॉन 10 किलोवाट आवर, मतलब इतने ही यूनिट हो गए, चाहे किलोवाट आवर बोलो चाहे यूनिट बोलो। 1 दिन में, 30 दिन में, फॉर 30 डेज क्या होगा, 21/10 किलोवाट आवर इंटू 30 कर देंगे, तो ये और ये कट जाएगा, तो 30 दिन में कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 63 किलोवाट आवर, यानी 63 यूनिट। 1 यूनिट का दाम 5 रुपए है, तो 30 दिन में 63 यूनिट खर्च हुई, इसका दाम, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो जाएगा आपका टोटल यूनिट। टोटल यूनिट कितना है, 63 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 5 3 15, 1 कैरी, 5 6 31, 31, 315 रुपए। ये आपका आंसर है। 30 दिन में अगर डेली 7 घंटे रेफ्रिजरेटर चलाओगे 300 वॉट का, तो 30 दिन का बिजली बिल 315 रुपए आएगा। ठीक है, अब देखो यहां एक फॉर्मूला याद रखना, यहां एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूं बहुत काम का। कहां बताऊं, यहां बता देता हूं। इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल, टोटल मतलब जितने दिन का पूछे, इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट इनटू पर यूनिट कॉस्ट, 1 यूनिट का दाम। ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला याद कर लो, क्योंकि यहां टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल पूछा था, तो 30 दिन में नंबर ऑफ यूनिट कितना, 63 यूनिट, और पर यूनिट का कॉस्ट 5 रुपए, तो आंसर आ गया। डन। अब हो सकता है कि आपको टोटल बिल दे देता 315 रुपए, ठीक है, आपको नंबर ऑफ यूनिट दे देता और आपको 1 यूनिट का दाम निकालना पड़ता, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको ये 3 चीजें पता है, 3 में 2 देकर तीसरा पूछ लेगा, तो ये फॉर्मूला आपको वहां काम आ जाएगा। घुमा सकता है, लेकिन कंफ्यूज मत होना। डन। हफ्ते का पूछते तो 1 दिन का निकाला था, तो 7 दिन का निकाल देते। जितना किलोवाट आवर निकालोगे उतना ही यूनिट होगा, क्योंकि 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर, 5 यूनिट 5 किलोवाट आवर। 1 दिन में
इतना किलो वाट आवर मतलब इतने यूनिट, 30 दिन में इतने किलो वाट आवर मतलब इतने यूनिट, और 63 यूनिट इंटू 1 यूनिट का दाम। कोई बात नहीं आर्यन राज, अगर आप लाइव सेशन नहीं देख पा रहे हो, रिकॉर्डेड भी देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने कन्वीनियंस के ऊपर, आपको जो सही लगता है उस हिसाब से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है कि लाइव ही देखिए, कोशिश कीजिए लाइव देख लेंगे तो ज्यादा बढ़िया है ना। हाँ हाँ लिख सकते हैं, अक्षत सिंगल लिख सकते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की पहचान ब्रोमीन वाटर टेस्ट से ही होती है। डन। तो आप सभी लोगों ने आंसर सही निकाला होगा, आई होप। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट केस बेस्ड नंबर 2 पढ़िए। कुलदीप ओरियन कह रहे हैं सर एक क्वेश्चन में डाउट है, कैसे भेजूं? या तो अड्डा 24/7 ऐप पर भेज दो, ठीक है, सबसे बढ़िया रहेगा, या हमारे टेलीग्राम पे भेज दो। बताओ, केस बेस्ड है, पढ़ो, बहुत प्यारा केस बेस्ड है। बहुत प्यारा केस बेस्ड है। और जो ये सेशन मिस कर रहा है, यानी लाइव भी नहीं देख रहा, रिकॉर्डेड भी नहीं देख रहा, उसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस से आपका रिवीजन होगा ना। आप उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो जो आने नहीं वाले बोर्ड एग्जाम में, और अपने आप को बादशाह समझो कि हाँ मेरा सब तैयार है। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, तो अपने आप को धोखा मत दो, क्वेश्चन वही प्रैक्टिस करो जिसकी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। एक कंपाउंड एक्स ऑफ सोडियम, सोडियम का एक कंपाउंड है जिसे हम एक्स कह रहे हैं, व्हाइट पाउडर की तरह दिखता है, ठीक है। कोशिश किया करो पढ़ते पढ़ते ना कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया करो। तो मुझे ये कीवर्ड्स क्या दिखा कि एक्स सोडियम का कंपाउंड है, मतलब एक्स में सोडियम है, व्हाइट कलर का पाउडर है, ठीक है। इट इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर, यानी कि वो एक्स कंपाउंड को यूज करके हम बेकिंग पाउडर बना रहे हैं, क्लियर। और उस एक्स कंपाउंड को हम एंटी एसिड की तरह भी यूज कर रहे हैं। ये सब कीवर्ड्स हैं, तो ऐसे हाईलाइट करोगे ना तो दिमाग में उसको पता लगाना आसान हो जाएगा। ये सब चीजें राघवेंद्र सर इसीलिए तो सिखा रहे हैं कि आपका काम आसान हो जाए, बोर्ड एग्जाम में आपको अप्रोच समझ में आए कि कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अप्रोच किया जाए, आगे कैसे बढ़ा जाए। पहला कदम बहुत मायने रखता है। डन, क्लियर। व्हेन हीटेड, जब उस एक्स कंपाउंड को हीट करते हैं तो एक दूसरा कंपाउंड वाई मिलता है, which is anhydrous and absorb water to become hydrated salt. So when this salt is kept in open layer, it loses water molecules in a process called efflorescence, and when dissolved in water to form a strong base and weak acid Z. ठीक है, यानी आपको X, Y और Z तीन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्लियर। लाओ क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने, लाइव चैट में मुझे लिखो, लाइव चैट में लिखो कि X क्या है, Y क्या है और Z क्या है। पैराग्राफ पढ़ लिया, पैराग्राफ पढ़ लिया, क्वेश्चन लाओ, ये लो अपना क्वेश्चन, व्हाट इज कंपाउंड एक्स। तो जरा पैराग्राफ पे वापस जाते हैं, पहले कंपाउंड एक्स तो पता करें। तो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए क्या चाहिए, जरा एनसीईआरटी को दिमाग में लाओ। अरे बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा चाहिए और टार्टेरिक एसिड चाहिए, तो वो एक्स टार्टेरिक एसिड तो होगा नहीं, तो बचा क्या, बेकिंग सोडा, उसी में सोडियम भी है। तो जो आपका एक्स है वो तो ये पता चल गया कि ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, NaHCO3, क्लियर। और जब इसे हीट करते हैं तो क्या बनता है, कंपाउंड वाई। अब आपको पता होना चाहिए कि बेकिंग सोडा को हीट करने पर क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, तो वो वाई कंपाउंड जो है वो सोडियम कार्बोनेट है। और जब ये वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लेता है तो Na2CO3.10H2O बन जाता है, वॉशिंग सोडा। और जब आप Na2O3 को पानी में डिसॉल्व करते हो तो स्ट्रॉन्ग बेस बनता है और वीक एसिड बनता है जेड। तो वो जो जेड है वीक एसिड वो क्या है, कार्बोनिक एसिड है,
जो वीक एसिड जेड है वो कार्बोनिक एसिड है। तो अब आपको क्वेश्चन में इतना कुछ पता चल गया। अब अगर आप इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। अच्छा, बेस क्या होगा? तो Na2CO3 सॉल्ट है। तो किस बेस से बना है? NaOH से। तो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। बेस पूछता तो NaOH लिख देते, लेकिन एसिड का नाम पूछा है और वो एसिड वीक है, तो वो वीक एसिड क्या है? कार्बोनिक एसिड H2CO3। तभी तो ये CO3 यहां आया। डन, बिल्कुल। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। तो व्हाट इज द कंपाउंड X एंड राइट्स इट्स टू यूजेस। तो X कंपाउंड का आपको नाम तो पता चल गया, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा। अब उसके दो यूज भी लिखने थे, लिखो दो यूज। दो यूज लिखिए। बिल्कुल सही, तो आप लोगों ने यूज बिल्कुल सही लिखा है। तो केमिकल नेम जो X का है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या भी कहते हैं? दैट इज बेकिंग सोडा। X आपका बेकिंग सोडा है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। और इसके दो यूज। तो पहला यूज है कि अभी आपने देखा था कि बेकिंग सोडा को यूज करके एंटा एसिड में भी यूज करते हैं। अगर आपने पेट में जलन हो रही है, क्यों? बाहर का उल्टा सुल्टा खा लिया, समोसे खा लिए, टिक्की खा लिया, इनडाइजेशन हुआ, एसिड ज्यादा बना, अब आपको पेट में जलन हो रही है। तो जलन को कम करने के लिए आप बेकिंग सोडा कंज्यूम कर सकते हो। चाहो तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज कर लो, लेकिन वो दुकान मेडिकल स्टोर से खरीदना पड़ेगा, और ये बेकिंग सोडा तो आपको घर के किचन में मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला यूज तो ये हो गया। और दूसरा यूज है बेकिंग पाउडर बनाने में। दूसरा यूज क्या है? बेकिंग पाउडर बनाने में। तो दो यूज आपने यहां देख लिया, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर और फॉर यूज एज एंटा एसिड दवाइयों में। मतलब अगर आपको एसिडिटी हो रही है तो एंटा एसिड की तरह यूज कर सकते हैं। डन। हाँ, फायर एक्सटिंग्विशर वाला भी लिख सकते हो। 3 दिया एनसीईआरटी में, 3 में से 2 पूछा था। तो क्वेश्चन में जितना पूछा है उतना लिखो, फालतू टाइम आपके पास नहीं है। डन। आगे चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन इफ ए सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो आपको रिएक्शन लिखकर बताना है क्या होगा जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी जो कंपाउंड X है बेकिंग सोडा, उसे गर्म करेंगे, हीट करेंगे। तो यानी सब कुछ आना चाहिए तभी लिख पाओगे। चैप्टर पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि सब कुछ आता हो, उसमें कुछ छोड़ के मत जाना। पवन सिंह क्या पूछ रहे हो बेटा? क्या होगा आंसर? लकी गुप्ता, बिल्कुल सही। अक्षत सिंघाई ने आंसर दे दिया है। बाकी बच्चों का भी आंसर मुझे रिप्लाई सेक्शन में, मतलब लाइव चैट में चाहिए कि आप लोग क्या सोच रहे हो। क्या देखो, गलत बोलने से, गलत लिखने से डरो मत, लिखो। गलती होगी तो पकड़ में आ जाएगी, और सही निकला तो फिर बल्ले बल्ले, है ना? बहुत बढ़िया, क्या बात है, बिल्कुल सही। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, इसे अगर आप हीट करोगे तो हीट करने पे क्या बन रहा था? अब आपने देखा भी था कि जब हम हीट कर रहे थे तो कंपाउंड वाई बन रहा था सोडियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड, है ना? तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, इतना तो तय है। अब उसका रिएक्शन लिखना था, तो ये रहा रिएक्शन जो आपको ध्यान देना है कि NaHCO3 ये बेकिंग सोडा है। जब आपने हीट किया तो डिकम्पोजिशन हुआ, तो सोडियम कार्बोनेट बना, H2O पानी बना, और कौन सी गैस बनी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही गैस है जो खाने वाले फूड आइटम्स जिसमें हम बेकिंग सोडा मिलाते हैं उसे मुलायम क्रिस्पी बना देता है। तो फूड आइटम्स को क्रिस्पी बनाने के पीछे जो गैस जिम्मेदार है वो यही गैस है ना? बेसन में आपने बेकिंग सोडा डाल दिया, क्या डाल दिया? बेसन में बेकिंग सोडा। अब बेसन के पकौड़ों को आप तलोगे तो गर्मी, हीट, तो जो बेकिंग सोडा बेसन में मिला हुआ था उसका डिकम्पोजिशन होगा, क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस,
जिसके वजह से जो पकौड़े हैं वो क्रिस्पी हो जाएंगे। तो क्रिस्पी का नेचर होने का रीजन यही है। क्रिस्पी के पीछे कौन सी गैस जिम्मेदार है? फूड आइटम्स जो बेकिंग सोडा मिलाए जाते हैं क्रिस्पीनेस बनाने के लिए, तो ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिम्मेदार है। हाँ, फ्लफी सॉफ्ट क्रिस्पी, बिल्कुल सही। कल होगी हर्ष, जो बच्चे सफलता बैच के हैं उनको बता दूं, सफलता बैच में कल क्लास होगी 3 बजे। ठीक है, डन, कोई दिक्कत? तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सोडियम कार्बोनेट बनता है और यही सोडियम कार्बोनेट एटमॉस्फेयर, अगर ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है तो हवा में जो नमी है उसको एब्जॉर्ब करके Na2CO3.10H2O यानी वॉशिंग सोडा बना लेता है। डन। अरे देखो, यही मैं कह रहा हूं कि ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कोशिश करो बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना। तो अब आपका अगला क्वेश्चन होगा, सर बैलेंस याद कैसे करें? तो इक्वेशन को लिख कर प्रैक्टिस करो ना। मैं हर सेशन में बोलता हूं केमिकल रिएक्शंस को लिखो, लिखने से याद होगा, बार बार देखने से याद नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ए केमिकल इक्वेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड X, नेम द कंपाउंड यूज्ड एज रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस कंपाउंड X। अब ये जो X था, X क्या था आपको पता है? अब ये राज खुल चुका है, कुछ खुफिया सूत्र नहीं है, राज सबको पता चल गया कि जो केमिकल कंपाउंड X है वो बेकिंग सोडा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो उसको बनाया कैसे जाता है, उस केमिकल रिएक्शन को आपको लिखना है और ये भी बताना है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा बनाने के लिए कौन सा सोडियम का कंपाउंड को रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं। हर्ष बता दिया बेटा। सफलता बैच में जो बच्चे पेड के बच्चे हैं पूछ रहे हैं सफलता बैच में क्लास कब होगी? कल होगी बेटा, कल होगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्या होगा आंसर? कैसे बनाया जाता है बेकिंग सोडा? अरे बेकिंग सोडा बनाने के लिए, वॉशिंग सोडा बनाने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, इन सभी के लिए रॉ मटेरियल क्या यूज करते हैं? सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट। इसीलिए एनसीईआरटी में दिया है कॉमन सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड एज ए रॉ मटेरियल। क्यों? बहुत सारे कंपाउंड बनाने के लिए रॉ मटेरियल के तौर पे हम सोडियम क्लोराइड यूज करते हैं यानी NaCl। तो NaCl का यूज करके देखो कैसे बनाया जाता है। NaCl में पानी डाल दो, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से जब रिएक्शन कराते हैं तो आपका NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड बनता है और फिर ये देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा बनता है। तो इस तरीके से आप बेकिंग सोडा बनाते हैं। ठीक है, ये है आपका बेकिंग सोडा बनाने के लिए रास्ता। तो रॉ मटेरियल की तरह क्या यूज हुआ? सोडियम का कौन सा कंपाउंड? NaCl। तो क्या लिखोगे? आपको लिखना होगा पूरा केमिकल इक्वेशन और ये भी लिखना होगा द सोडियम क्लोराइड ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख दो, NaCl इज यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ, किसके सिंथेसिस ऑफ बेकिंग सोडा, जो कि आपका कंपाउंड कौन सा है? जो कि कंपाउंड X है आपका। शिवा भाई सर नाम ले लो प्लीज। नाम ले लिया बेटा? मतलब मेरे नाम में ऐसा क्या है कि अगर सर ले लेंगे तो बहुत फेमस हो जाएगा क्या? कोई बात नहीं, आप कहोगे तो आपका नाम जरूर लूंगा। प्यारे बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। पवन सिंह कैसे हो बेटा? ठीक है, कोई बात नहीं, कल मेरा साइंस का एग्जाम है। रजनीश कुमार कोई बात नहीं बेटा, काफी बच्चों के अभी प्री बोर्ड चल रहे हैं और आई होप कि जनवरी के एंड तक आप लोग प्री बोर्ड से खाली हो जाओगे, है ना? तो फरवरी में आपको पूरा का पूरा समय सेल्फ स्टडी पे देना है। ठीक है, तो दीजिए।
सर मोटिवेट हो जाते हैं। हाँ हाँ सर, प्यार से नाम ले लो। अरे कितने बार नाम लिया पवन सिंह, नाम तो ले लिया, बाकी बच्चे छूट रहे हैं, उनका नाम तो ले नहीं पा रहा हूं। गौरांश, डन डन, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला केस बेस्ड करो। तीसरा केस बेस्ड बहुत प्यारा है, इतना प्यारा है कि पूरा जगह खाली, जगह कंज्यूम हो गया, इतना ज्यादा पैराग्राफ में भरा हुआ है। लेकिन क्या करोगे, केस बेस्ड होते ही ऐसे हैं, पैराग्राफ दिया जाता है, उस पर फिर क्वेश्चन पूछा जाता है। सर रीजन बिहाइंड योर ब्यूटी, मैं कोल्ड ड्रिंक से नहाता हूं, यही मेरे राज है। सर वड़ा है, बोर्ड से 98 पढ़ोगे? अरे है, वादा है। अच्छा वादा है, मुझे वड़ा सुनाई दे रहा था। सर वादा है, बोर्ड में 98 पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल। सर टेलीग्राम लिंक क्या है? बेटा सेशन के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पढ़ो पढ़ो पूरा पैराग्राफ। पढ़ना आपको है, आंसर आपको देना है, मेरा काम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना है। हाँ हाँ हाँ, टच मी नॉट प्लांट, खुद ही बोल रहा है टच मत करो। मिमोसा प्यूडिका, छुई मुई। हाँ लकी गुप्ता, बिल्कुल सही कह रहे हो। सर क्या बोर्ड एग्जाम पहाड़ होता है? अरे नहीं, पहाड़ नहीं होता है, बस ये बोल बोल के बोर्ड एग्जाम का डर बना देते हैं। आज तक आपने इतने क्लास 9 तक, 1 से 9 तक अगर देखे तो 9 साल आपने एग्जाम दिए, आपको कभी डर नहीं लगा। फिर इस बार बोर्ड एग्जाम में डर क्यों लग रहा है? क्योंकि वो बोल के बनाया जाता है, बोर्ड है पढ़ लो। क्योंकि बोर्ड का फिर परसेंटेज ना बहुत मायने रखता है ना। पेरेंट्स लोग दिखा सकेंगे, अरे मेरे बच्चे इतना आया है। अरे बच्चा डर के मत पढ़ो, डर के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं। पढ़ लिया, साइड। अच्छा साइड हो जाता हूं, हट ही गया मैं, सेशन में हूं ही नहीं, मैं तो गायब हूं, मेरी बस वॉइस आ रही है, आकाशवाणी हो रही है, आसमान से मैं बोल रहा हूं। पढ़ लिया आप लोगों ने? पढ़ लिया? मुझे लाइव चैट पे रिस्पांस चाहिए, मुझे लाइव चैट पे रिस्पांस चाहिए कि क्या आप लोगों ने पैराग्राफ पढ़ लिया, मैं क्वेश्चन दूं। बताओ बताओ, मैं आ गया, प्रकट हो गया। सुधीर ओरियन कह सर वेरी हेल्पफुल सेशन। कोई बात नहीं, बिल्कुल हेल्पफुल है, हेल्पफुल होना भी चाहिए। यस सर यस सर यस सर। चलिए, तो अगर आपने पैराग्राफ पढ़ लिया है, पैराग्राफ में बेसिकली किसके बारे में है? पैराग्राफ पढ़ने से इतना पता चल गया, पैराग्राफ ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में। प्लांट्स में जो ग्रोथ के कारण मूवमेंट होती है, वो मूवमेंट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, और प्लांट में होने वाले डायरेक्शनल मूवमेंट को ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं, जो किसी खास डायरेक्शन में हो, है ना। जैसे बीज आप मिट्टी में डालते हो तो स्टेम हमेशा ऊपर निकलता है, क्यों? लाइट स्टिमुली है, तो लाइट की वजह से जो स्टेम है दाएं बाएं नीचे कहीं नहीं गया, सीधे ऊपर गया। तो एक खास डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में होने वाले मूवमेंट को प्लांट में क्या कहते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट। अब ट्रॉपिक मूवमेंट के कारण हो सकता है लाइट हो सकता है हीट हो, ग्रेविटी हो, प्रेशर हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके बारे में था। अब पहला क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रॉपिक मूवमेंट? आ गया, लिखो डेफिनेशन। और यदुवंशी बेटा कैसे हो? बहुत बढ़िया, नाम ले लिया, आपका नाम ले लिया। लक्की गुप्ता कह रहे नो बडी कहां गया? नहीं नहीं, नास्तिक नहीं, ट्रॉपिक मूवमेंट की बात हो रही है। डन। प्लांट में होने वाले डायरेक्शनल मूवमेंट को ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। अब ये मूवमेंट किसी स्टिमुली के वजह से होता है। वो स्टिमुली लाइट भी हो सकती है, स्टिमुली मतलब हमारे अगल बगल के जो इन्वायरमेंट है उसमें होने वाले चेंज को हम स्टिमुली कहते हैं, बदलाव। अभी लाइट थी, अभी नहीं है, लाइट थी अभी नहीं है, तो चेंज हुआ, इसी चेंज को हम स्टिमुली कहेंगे। और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टिमुली का क्या करता है? रिस्पॉन्स देता है।
अगर आप एक जीवित आदमी हो, जीवित प्राणी हो, तो अपने अगल बगल होने वाले चेंज का, स्टिमुली का क्या दोगे? रिस्पॉन्स देते हो। ये एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो ट्रॉपिक मूवमेंट की डिफिनीशन आप लोगों ने लिख ली। चलो अब मैच करते हैं। तो देखो खास बात क्या है, ट्रॉपिक मूवमेंट की जो खास बात है कि वो हमेशा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है और किसी स्टिमुली की वजह से होता है। ये दो चीजें याद होना चाहिए, दिमाग में बैठा रहना चाहिए। स्टिमुली लाइट भी हो सकती है, ग्रेविटी भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकता है, वाटर पानी भी हो सकता है। तो किसी खास स्टिमुलस के वजह से प्लांट में होने वाले डायरेक्शनल मूवमेंट को ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। ये बातों को इंक्लूड करके जो आंसर लिखेगा उसी को कहेंगे सही आंसर, बढ़िया आंसर। तो डायरेक्शनल मूवमेंट इन प्लांट्स ड्यू टू इन्वायरमेंट स्टिमुलस फैक्टर जैसे कि लाइट, ग्रेविटी, वाटर, केमिकल्स, ऐसे मूवमेंट को हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। तो ट्रॉपिक मूवमेंट में ये बहुत बड़ी चीज है, एक तो डायरेक्शनल होता है, किसी खास डायरेक्शन में, रैंडम नहीं कि कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में नहीं, और स्टिमुलस की वजह से होता है। स्टिमुलस लाइट, ग्रेविटी, वाटर, केमिकल्स, कुछ भी हो सकता है। जैसे यहां देख रहे हो, है ना, यहां क्या देख रहे हो, रूट लाइट की तरफ जा रहा है और सॉरी शूट लाइट के तरफ जा रहा है, रूट लाइट से दूर जा रहा है। तो रूट नीचे ग्रो कर रहा है, शूट ऊपर ग्रो कर रहा है, तो मूवमेंट डायरेक्शन फिक्स है ना। शूट का ग्रोथ ऊपर हो रहा है, रूट का ग्रोथ नीचे हो रहा है, स्टिमुली क्या है, लाइट, तो ये डायरेक्शन फिक्स है ना। तो जब डायरेक्शन फिक्स होगा, स्टिमुलस की वजह से मूवमेंट होगा, तो ऐसे मूवमेंट को ट्रॉपिक मूवमेंट कहेंगे। चलो नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट। अब ट्रॉपिक मूवमेंट को स्टिमुलस के बेसिस पे अलग अलग नाम दिया गया है, वही उसके टाइप्स हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट डायरेक्शनल होता है और किसी स्टिमुलस की वजह से होता है। जैसा स्टिमुलस वैसा ट्रॉपिक मूवमेंट का नाम, तो वो उसके टाइप्स हो गए। आपको टाइप्स बताने, बताओ क्या होगा, कैसे होगा? सर नाम ले लो, नवीन। दोज मूवमेंट इन विच द डायरेक्शनल मूवमेंट टुवर्ड्स द स्टिमुलस सच एज वाटर। आमिर हुसैन, आप ये किसकी डिफिनेशन लिख रहे हो? हाँ ठीक है, ट्रॉपिक मूवमेंट की डिफिनेशन लिखिए। बताओ क्या होगा? हाँ, कई बच्चे थिगमोट्रोपिज्म भी कह रहे हैं। टच, स्टिमुलस का काम टच कर रहा है, जैसे छुई में छुआ हमने और पत्तियां सिकुड़ गई, तो वहां स्टिमुलस का काम किसने किया? टच ने। लेकिन एनसीईआरटी में थिगमो का नाम नहीं लिया है, लेकिन हाँ छुई मुई का एग्जाम्पल जरूर दिया है। अब जिसका एग्जाम्पल अच्छे तरीके से दिया है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है। अगर वाटर के वजह से मूवमेंट हो रहा है तो हाइड्रो, लाइट के वजह से ट्रॉपिक मूवमेंट हो रहा है तो फोटोट्रॉपिज्म, ग्रेविटी की वजह से ट्रॉपिक मूवमेंट हो रहा है तो जियोट्रॉपिज्म, वाटर के वजह से तो हाइड्रोट्रॉपिज्म, और केमिकल्स के वजह से तो कीमोट्रॉपिज्म। ये सभी ट्रॉपिक मूवमेंट है, बस अंतर क्या है? स्टिमुलस का। अगर ट्रॉपिक मूवमेंट में स्टिमुलस कौन? लाइट, तो उस ट्रॉपिक मूवमेंट को हम क्या नाम देंगे? फोटोट्रॉपिज्म। अगर ग्रेविटी तो जियोट्रॉपिज्म, अगर वाटर तो हाइड्रोट्रॉपिज्म, अगर केमिकल्स तो कीमोट्रॉपिज्म, और जहां टच है वहां थिगमोट्रॉपिज्म। जहां टच है वहां थिगमोट्रॉपिज्म, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी में खास तौर से ये दिया हुआ है, तो ये 4 टाइप्स आपको पते होने चाहिए, है ना। मैं यहां लिख देता हूं, टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट। एग्री? डन? आगे चला जाए, चलो आगे चलते हैं। ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। अब आपको ये जो जियोट्रॉपिज्म है, जो ग्रेविटी की वजह से ट्रॉपिक मूवमेंट हो रहा है, उसका डायग्राम बनाना है। अब ये डायग्राम एनसीईआरटी में दिया है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन भी पूछा है। वेदांत विजय अभी नास्टिक मूवमेंट की चर्चा नहीं कर रहे, वो हायर क्लास में पढ़ोगे आप लोग, है ना।
बात समझ में आ गई? क्लियर? अब बताओ, अच्छा ये पॉजिटिव और निगेटिव डिसाइड कैसे होता है? पॉजिटिव और निगेटिव डिसाइड कैसे होता है? देखो, हमेशा किसी स्टिमुलस, अब जियोट्रॉपिज्म में स्टिमुलस का काम कौन कर रहा है? ग्रेविटी। तो जो भी स्टिमुलस है, लाइट, ग्रेविटी, वाटर, केमिकल, तो स्टिमुलस से या तो मूवमेंट, जो भी मूवमेंट होगा या तो अवे फ्रॉम स्टिमुलस होगा, मतलब इसको मैं ऐसे कर देता हूं। मूवमेंट दो टाइप का होता है स्टिमुलस के कारण, तो या तो टुवर्ड्स स्टिमुलस, तो टुवर्ड्स स्टिमुलस होगा तो इसका साइन क्या लेंगे? प्लस। जैसे लाइट स्टिमुलस है तो लाइट की तरफ जा रहे हो तो क्या होगा? प्लांट में अगर लाइट का प्लांट का मूवमेंट लाइट की तरफ हो रहा है तो पॉजिटिव, और अगर दूर जा रहे हो अवे फ्रॉम स्टिमुलस, अवे फ्रॉम स्टिमुलस, तो ये आप साइन लोगे क्या? निगेटिव। क्या लोगे? साइन निगेटिव। तो अगर ग्रेविटी के कारण जियोट्रॉपिज्म है तो टुवर्ड्स स्टिमुलस मतलब ग्रेविटी के तरफ, तो ग्रेविटी के तरफ जाओगे तो क्या कहेंगे? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। और ग्रेविटी से दूर जा रहा है प्लांट का पार्ट तो निगेटिवली जियोट्रॉपिक। बात समझ में आई? इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि पॉजिटिव और निगेटिव डिसाइड कैसे होता है। अब अगर रूट की बात करें तो रूट ग्रेविटी के तरफ जा रहा है तो रूट क्या है? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। शूट, ग्रेविटी नीचे लग रही है, स्टिमुलस नीचे, शूट ऊपर जा रहा है तो अवे फ्रॉम स्टिमुलस, तो शूट क्या हुए? निगेटिवली जियोट्रॉपिक। और यही वाला डायग्राम बनाना था, यही वाला डायग्राम बनाना था। ये लो मैंने बना दिया। रूट पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो कि प्लस माइनस डिसाइड कैसे करते हैं। प्लस माइनस डिसाइड कैसे करते हैं? टुवर्ड्स स्टिमुलस तो पॉजिटिव, अवे फ्रॉम स्टिमुलस नेगेटिव। अब स्टिमुलस ग्रेविटी भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना था। स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया तो अब मैं इसे हटा रहा हूं। क्लियर? देखो, ग्रेविटी नीचे लग रहा है, स्टिमुलस किधर है? स्टिमुलस आपका नीचे है ना, स्टिमुलस ग्रेविटी नीचे, तो रूट्स नीचे भी जा रहे हैं, रूट्स नीचे ही जा रहे हैं तो स्टिमुलस के तरफ तो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, और शूट स्टिमुलस से अवे तो निगेटिवली जियोट्रॉपिक। ये वाला डायग्राम बनाना था। क्लियर? टुमारो इज माई प्री बोर्ड ऑफ साइंस। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू ऑक्सिन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल अराउंड ए सपोर्ट। ये कई बच्चों ने ये क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप पर भेजा कि सर इसका आंसर क्या लिखेंगे। इसका आंसर एनसीईआरटी में छुपा है। टेंड्रिल समझ रहे हो? टेंड्रिल, टेंड्रिल क्या होता है? और अगर आपने मटर का प्लांट देखा हो तो मटर का प्लांट ना सपोर्ट करता है, सपोर्ट लेना चाहता है, तो सपोर्ट कैसे मिलता है उसको? टेंड्रिल की मदद से। देखा है कभी आपने? ये है टेंड्रिल। सपोर्ट, सपोर्ट लेने के लिए टेंड्रिल क्या हो गया? अगल बगल के कुछ चीजों पर ये लिपट जाता है और उसको पकड़ लेता है, उससे सहारा मिल जाता है। जैसे मान लो कि आप सीढ़ी पे चढ़ रहे थे, अचानक लगा कि आप गिरने वाले हो, तो अगल बगल कोई दीवार थी, आपने उस पर हाथ लगा लिया तो वो आपका क्या हुआ? सपोर्ट हो गया। ठीक उसी तरह मटर का प्लांट ग्रो कर रहा है लेकिन उसका तना बहुत सॉलिड नहीं है ना, तो वो गिर ना जाए इसलिए सपोर्ट खोजता है। तो वो क्या करता है? अपने अगल बगल टेंड्रिल को ग्रो करके लपट जाता है और इस तरीके से और इसमें मदद करता है उसको कौन? हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सिन। क्लियर? तो कैसे करता है ये? तो देखो, ये जो टेंड्रिल है, टेंड्रिल जिस
सब्सटेंस के टच में आता है तो टेंड्रिल का वो पार्ट जो कांटेक्ट में है वहां ऑक्सीजन नहीं बनता, लेकिन टेंड्रिल का वो हिस्सा जो सब्सटेंस में जो कांटेक्ट में नहीं है, जो कांटेक्ट से दूर है, वहां ऑक्सीजन ज्यादा बनता है, तो वहां ज्यादा ग्रोथ होती है और इसके वजह से ऑक्सीजन वहीं मतलब टेंड्रिल वहीं घूम जाता है। वही चीज यहां लिखी हुई है कि when tendrils comes in contact with any support, तो जैसे ये आपको रेड कलर का ये ब्रांच दिख रहा है, ये कोई सपोर्ट है, तो टेंड्रिल का वो पार्ट ऑफ टेंड्रिल इन कांटेक्ट विद द सपोर्ट, सपोर्ट के कांटेक्ट में जो आएगा वो उतना ज्यादा ग्रो नहीं करेगा जितना टेंड्रिल का वो पार्ट ग्रो करेगा जो सपोर्ट से क्या है, दूर है, अवे है। और वो ज्यादा ग्रो क्यों करता है? क्योंकि वहां ऑक्सीजन ज्यादा बनता है और इस तरीके से टेंड्रिल घूम जाता है और लिपट जाता है और सपोर्ट की तरह काम करता है और तब आराम से मटर का प्लांट क्या करता है, ग्रो करता है, ऊपर बढ़ता है। ये चीज लिखना होगा, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। डन? बात समझ में आई? क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, मैं इसको लिख देता हूं PYQ, क्वेश्चन आया है, पूछा है। जैसे ये देखो, ये पेन मेरी सपोर्ट है और ये मेरा हाथ टेंड्रिल सपोर्ट के कांटेक्ट में आया तो ये वाला हिस्सा ज्यादा कांटेक्ट में है और ये वाला हिस्सा दूर है, तो इधर ऑक्सीजन कम बनेगा, लेकिन टेंड्रिल का वो हिस्सा जो सपोर्ट से दूर है वहां ज्यादा ग्रोथ होगी। अब आप ही बताओ कि यहां कम ग्रोथ, यहां ज्यादा ग्रोथ, तो इधर से फूलेगा तो ये क्या होगा, हाथ मेरा घूम जाएगा, तो टेंड्रिल भी घूम जाता है और लिपट जाता है और सपोर्ट ले लेता है। डन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज जियोट्रॉपिज्म? अरे ट्रॉपिक मूवमेंट का एक एग्जाम्पल पढ़ा था हमने, जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म क्या है? ट्रॉपिक मूवमेंट का एग्जाम्पल है। अब उसे एक्सप्लेन करना है, करो एक्सप्लेन। अभी होमवर्क टाइम नहीं आया है, अभी 1-2 मिनट रुको। क्या लिखोगे? अरे ऐसा डायरेक्शनल ट्रॉपिक मूवमेंट, ऐसा ट्रॉपिक मूवमेंट। अब आपने ट्रॉपिक मूवमेंट बोल दिया तो उसमें एक चीज फिक्स है कि वो हमेशा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होगा। तो एक ऐसा ट्रॉपिक मूवमेंट जिसमें शूट और रूट ग्रेविटी के कारण, स्टिमुलस का काम कौन करे? ग्रेविटी के कारण शूट ऊपर जा रहा है और रूट टुवर्ड्स ग्रेविटी नीचे जा रहा है, ऐसे मूवमेंट को हम जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। तो द अपवर्ड, शूट ऊपर जाता है तो अपवर्ड, रूट नीचे जा रहा है, तो ये डायरेक्शन फिक्स है ना। तो ट्रॉपिक मूवमेंट में हमने पहली बात यही पढ़ी थी कि हमेशा डायरेक्शन फिक्स होता है और स्टिमुलस का काम किसने किया? ग्रेविटी ने। तो ग्रेविटी के कारण होने वाले ट्रॉपिक मूवमेंट को प्लांट में हम क्या कहते हैं? जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। और जियोट्रॉपिज्म की वजह से रूट स्टिमुलस के तरफ नीचे जाता है और शूट स्टिमुलस से दूर ऊपर जाता है। डन? हाँ, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, शूट निगेटिवली जियोट्रॉपिक, बिल्कुल सही। क्लियर? ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनेंगे। तो अगर आपको ट्रॉपिक मूवमेंट का कंसेप्ट पता है तो डिफिनीशन खुद से लिख सकते हो, कंसेप्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया? बहुत बढ़िया। अब एक और क्वेश्चन, अरे डायग्राम बनाना है। अभी आपने डायग्राम बनाया था वो जियोट्रॉपिज्म का था, अब आपको फोटोट्रॉपिज्म का डायग्राम बनाना है। तो यहां स्टिमुलस का काम कौन कर रहा है? लाइट। तो आपको डायरेक्शनल मूवमेंट दिखाना है प्लांट में, लेकिन जो किसके वजह से हो रहा है? लाइट की वजह से हो रहा है। बताओ। बताओ क्या होगा? अरे बिल्कुल सही, ये वाला डायग्राम बनेगा। अब यहां शूट लाइट की तरफ जा रहा है और रूट लाइट से दूर जा रहा है, तो शूट क्या हुआ? पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। और रूट क्या हुआ? दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम स्टिमुलस, तो निगेटिवली फोटोट्रॉपिक।
ये वाला डायग्राम बनाना था, ठीक है, क्लियर। तो यहां मैं शूट को क्या कहूंगा, शूट क्या है, शूट आर पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, और जो रूट है वो क्या है, रूट आर निगेटिवली फोटोट्रॉपिक, क्योंकि वो अवे फ्रॉम स्टिमुलस जा रहे हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव का डिसीजन कैसे लिया जाता है, डन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, दोनों डायग्राम मैंने कवर करा दिया, तो डायग्राम भी आपका कवर हो रहा है। नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। होमवर्क है, क्या है ये, होमवर्क। वो होमवर्क की तरह करो, कल इसका आंसर बताऊंगा। स्टडी विथ सर, अगर लाइट की तरफ से देखें तो, लाइट की तरफ से क्यों देखना है, कैसे हो जाएगा, ज्यादा दिमाग मत लगाओ आशिफ बेटा। लाइट स्टिमुलस है और आपका प्लांट का वो हिस्सा जो लाइट की तरफ जा रहा है, तो टुवर्ड्स, जो लाइट से दूर जा रहा है वो अवे, तो जो तरफ उसके तरफ जाएगा स्टिमुलस की तरफ पॉजिटिव लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया, डन डन डन, स्क्रीनशॉट ले लो। पहला क्वेश्चन जो होमवर्क करना है आपको, 3 तक काउंट करूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, 1 2 3, ले लिया। सेकंड क्वेश्चन, 1 2 3, डन। तो मैंने आपको चौथा केस बेस जो दिया है वो होमवर्क दिया है, उस पे 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आई होप, डन। पैराग्राफ है क्या कि कॉम्प्रिहेंशन है बेटा, पैराग्राफ से आपको पढ़ने की हैबिट आएगी तो इंग्लिश में भी फायदा मिलेगा, ठीक है, क्लियर। तो ये 2 क्वेश्चन होमवर्क के जरूर करके आना। तो ये था आज का प्यारा सा सेशन अबाउट केस बेस्ड एक्सप्रेस। कल फिर इसी का पार्ट 3 लेकर आऊंगा, जिसमें पहले होमवर्क कराऊंगा और फिर कुछ और केस बेस्ड करेंगे, और कल का जो सेशन होगा आपका केस बेस्ड का, वो आखिरी सेशन होगा, ठीक है, क्लियर, डन। आखिरी चाहते हो कि चाहते हो एक और आए, लाइव चैट में बताओ, बताओ लाइव चैट में, आप अपना आंसर लाइव चैट में जरूर बता दीजिए। और इसी तरह सेशन से जुड़िए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल के साथ पढ़ते रहिए। जय हिंद।